देख लेंगे। अब इससे ज्यादा मैं इसको डिले नहीं कर सकती, इसीलिए। ठीक है, हम देख रहे थे प्रोग्राम्स, स्कीम्स, इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा। और हमने देखा और पिछली क्लास में ओरिएंटल लर्निंग, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, वैल्यू एजुकेशन, और उसमें कुछ सबकी डिटेल्स और डेफिनेशन तो हम लोगों ने देखी है, लेकिन उसके अंदर जो स्कीम्स आई है ना, उसको देखना रह गया था, जो हम आज देखेंगे, फिर पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है, जैसे टेक्निकल एजुकेशन क्या होता है, मकसद क्या है, तरीके उसके क्या होते हैं, ये सब हम देख चुके हैं। हम डायरेक्ट जाते हैं उसमें। उसमें अगर कोई इनिशिएटिव है तो वो देखना चाह रही हूँ। मैंने सोचा कि उसको देख लेते हैं। ठीक है, एक वो जो बहुत इंपॉर्टेंट लगा है मुझे, मैं सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन मोस्टली मैंने कवर किए हैं, कोशिश की है कुछ बच ना जाए। TEQIP, ये 2022 में लॉन्च हुआ था। यहाँ से शुरू करते हैं, दिसंबर 2002 में, सॉरी, लॉन्च हुआ था। टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको ये प्रोग्राम तक देखना है, इसका फुल फॉर्म। पहली सबसे जरूरी चीज फुल फॉर्म, ईयर, एम्स। एम्स है इसका, upscale and support ongoing efforts in improving quality of technical education and enhancing, जो सिस्टम काम कर रहा है ऑलरेडी, जो चल रहा है टेक्निकल एजुकेशन में, उसी को आप स्केल करेंगे, मजीद बढ़ाएंगे, क्वालिटी उसकी बेहतर करेंगे और उसको एनहांस करेंगे। ठीक है, जो इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं उसी को बेहतर, उसी की बेहतरी के लिए बस आप जस्ट 3 वर्ड में इसको याद रखेंगे। 2002, उसका फुल फॉर्म टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, और तीसरा बेटरमेंट ऑफ द ऑन गोइंग प्रोग्राम्स या एफर्ट्स। जस्ट ये काफी होगा आपका। ठीक है, सम ऑफ द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव वही है, अब उसमें से बहुत सी चीजें आएंगी। प्रोमोशन ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस, जाहिर सी बात है टेक्निकल एकेडमिक एक्सीलेंस है ये, वो आप तफसीलात में मैं नहीं जाऊंगी। क्या ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, नेटवर्किंग एक इम्पॉर्टेंट इसका पॉइंट है फॉर क्वालिटी इनहांसमेंट। एक दूसरे से उसको जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे ताकि वो और बेहतर हो जाए। ठीक है, और वो रिसोर्सेज को शेयर कर पाएंगे। इनहांस क्वालिटी हमने ऊपर देखा, सिस्टम मैनेजमेंट कैपेसिटी, यानी बेहतरी के लिए, इदारे के लिए जितने काम होते हैं ना, वो ये सब करेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा है, बेहतरी लफ्ज अगर आपको याद है तो आपसे इस सवाल का जवाब गलत नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ, ये सवाल शायद मुझे लगा जितनी डीप से सवाल आने लगे हैं तो पूछ लें। 3 फेज में ये एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट हुआ था। फेज 1 इसका 2003 से 2009 है। फेज 2 हमने देखा था, ये शुरू हुआ गया था 2 में। ठीक है, 3 से 9 पहला फेज है, 10 से 17 दूसरा फेज है, और इसका तीसरा फेज है 17 से 21। तो पहला फेज था इसका, पहला फेज के ऑब्जेक्टिव ये हैं, ये बहुत ज्यादा डिटेल लिया है मैंने। अब आप देखेंगे अपने हिसाब से आपको क्या जरूरी लगता है, इसमें से कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। एक्सीलेंस सब जगह आएगा, जरूरी है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के एक्सीलेंस। ठीक है, क्वालिटी बेहतर करना दूसरा अहम पॉइंट है इसका। और एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ, अच्छा, फर्स्ट फेज में एक्सीलेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस था, यानी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। दूसरा क्वालिटी को बेहतर करना। रीच द सर्विस टू कम्युनिटी एंड इंडस्ट्री। ठीक है, कम्युनिटी तक उसको पहुंचाना, और इंडस्ट्री तक, यानी जो फील्ड्स जिसमें काम हो रहा है। इनहांस सिस्टम मैनेजमेंट वही चीज थी जो हमने जनरल किया था, वो पहले फेज में वही सब चीजें थी जो जनरल 2002 वाले पॉइंट्स में हम देख रहे थे। पहली दफा जब ये हुआ था फेज फर्स्ट में, तो ये 13 स्टेट में इम्प्लीमेंट हो गया था, और इसने 127 इंस्टीट्यूशंस को कवर किया था। ठीक है, उसमें से 18 सेंट्रली फंडेड थे। दूसरे फेज में पहले फेज की सारी चीजें इसने ली, मजीद इसने कुछ चीजें ऐड की थी। इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ फैकल्टी, यहाँ फैकल्टी नई चीज ऐड हुई है जो पीछे नहीं थी। इनोवेशन एंड इंटरप्रेनरशिप, इनोवेशन आपको पता है, नई इजादात। इंटरप्रेनरशिप, उसमें जो नए बिजनेस का आगाज होता है, छोटे छोटे बिजनेसेस का, उसका भी इजाफा किया इसने। और इस फेज में 17 स्टेट को कवर किया था, पिछले में हमने देखा था 13, इसमें 17, और 219 इंस्टीट्यूशंस को इसने कवर किया था, जिसमें से 25 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड थे, पिछले में 18 थे। तीसरे फेज में दोनों पिछले फेज को इसने कवर अप किया, उसके पॉइंट्स को, और यहाँ एम्प्लॉयबिलिटी, देखिए नई चीज आ गई, मतलब जॉब को बढ़ाएंगे। प्रोमोट इंडस्ट्री एकेडमिक कोलेबोरेशन,
इंडस्ट्री और एकेडमिक। इंडस्ट्री एक अलग चीज होती है जिसमें काम होता है, और एकेडमिक एक बिल्कुल अलग फील्ड है, यानी पढ़ाई का एक एकदम फील्ड अलग है, और काम जिसमें होता है टेक्निकल, वो दोनों को इसने कहा कि हम कनेक्ट करेंगे, दोनों में ताल्लुक मजबूत करेंगे। ठीक है, ये 19 स्टेट में हुआ था, जिससे 235 यानी सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशन पे इसने कवर किए थे, और 30 सेंट्रली फंडेड थे। पिछले में 25 थे, उससे पिछले में 18 थे। ठीक है, दूसरा है हमारा दूसरा, ये जितने भी स्कीम्स है मैं वो बता रही हूँ आपको टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड। ये था मल्टी डिसिप्लिनरी मेराइट, इसको कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। टीई से आप टेक्निकल एजुकेशन करेंगे, एमई आपको देखना है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये 2022-23 के सेशन से शुरू होकर 27-28 तक है। 5 साल का ये प्लान है, प्रोजेक्ट है 5 साल का। इस फ्रेमवर्क ने कहा था कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जिम्मे है, उसके अंदर इंश्योरिंग स्कीम ऑफ, ये जो टीकिप के स्कीम हमने पीछे देखी, उसी को, अच्छा, उसी को ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नेशनल, उसी को इम्प्लीमेंट करवाएंगे आईआईटीज में, एनआईटीज में और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। और बैकवर्ड एरियाज खास इसका पॉइंट है कि उसमें इन सबको इम्प्लीमेंट करवा के उसको बेहतर किया जाए। बैकवर्ड एरियाज में चीजें नहीं पहुंचती, नई पॉलिसीज का फायदा नहीं पहुंचता, वहां तक ले जाना था मेरिट या मिराइट का ये मकसद था। ठीक है, ये तो दो था टेक्निकल वाला। टेक्निकल में हमने दो चीजें देखी हैं, एक बताइए। राइट। ये दो, बस टेक्निकल में मुझे जितने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में ये दो लगा बहुत जरूरी है, ठीक है, किस एग्जाम में आया अभी तक। ठीक है, स्किल बेस्ड देखिए, तफसीलात हम देख चुके हैं कि स्किल बेस्ड एजुकेशन होता है क्या, तो मैं इसमें नहीं जाऊंगी। उसकी अब बस स्कीम्स देखते हैं। सिम है एक, स्किल इंडिया मिशन इसको बोलते हैं। ठीक है, 2015 में ये लॉन्च हुआ था। अम्ब्रेला एक स्कीम है, इसके अंदर दूसरे सारे स्कीम्स आएंगे। स्किल स्किलिंग स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, जितने भी स्किल से रिलेटेड स्कीम्स बनेंगे हिंदुस्तान में और उसके प्रोग्राम्स होंगे, वो सब इसके अंडर में काम करेगा। ठीक है, जैसे सिम के बगैर आपका मोबाइल का कनेक्शन वाला कोई काम नहीं हो सकता, आप उसको इससे रिलेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव द यूथ ऑफ द कंट्री विद एडुकेट स्किल सेट्स, वही ऑब्जेक्टिव है सबको उसमें लाना। अब इसके अंदर स्कीम्स आती रहेंगी कि बेहतर कैसे करें, कभी रूरल एरियाज को कवर करेंगे ये, कभी अर्बन एरियाज को कवर करेंगे, कभी गर्ल्स पे स्कीम्स बनते हैं, तो इसके अंदर में सारी स्कीम्स बनते रहेंगे, मकसद वही है बेहतर करना। ठीक है, इतनी तफसीलात। उसके बाद है एनएसडीसी, दूसरा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक प्राइवेट मॉडल हमने पीछे पढ़ा था ना, पार्टनरशिप में 2008 में ये आया था, अंडर सेक्शन 25 एक्ट लिखने की जरूरत नहीं, बस 2008 याद रखिएगा। पिलर्स ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एक था क्रिएट, यानी बनाना, इनेबल करना। इनेबल का मीनिंग बताइए उर्दू में प्लीज। वो अप्लाई करना। काबिल बनाना, और फंड। ठीक है, इसकी तफसीलात है, इससे आपको समझ आ गया होगा। यानी एक्टिविटी क्रिएटिंग क्वालिटी एंड लार्ज वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर क्रिएट करेंगे, ये सेंटर्स क्रिएट करेंगे। इनेबल यानी ये ऐसे सस्टेन, यानी कि ऐसी चीजें क्रिएट करेंगे और ऐसे सोर्सेज और ऐसे सिस्टम को क्रिएट करेंगे जो स्किल डेवलपमेंट पे काम करेगा, जिसमें सेक्टर स्किल काउंसिल, ये एक फिर काउंसिल है हमारा। बहुत ज्यादा बहुत सारी स्कीम्स और वो है, लेकिन मैंने इसमें से कुछ कुछ को नजरअंदाज किया जो मुझे ज्यादा अहम नहीं लगा। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो सारे मैंने कवर रखी है। ठीक है, सो सेक्टर स्किल को भी इसमें इंक्लूड किया गया। फंडिंग दूसरा था कि फंड करेगा, ताकि उनको ग्रांट देगा ताकि वो बेहतर वो कर पाए, इम्प्रूव कर पाए और इस मकसद को पूरा कर पाए। ठीक है, अब ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, तो इसमें सारे ये सब शामिल, ये सब आ जाते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, नामा नमामि गंगा, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, ये सब एजुकेशनल या स्किल डेवलपमेंट से खास नहीं थे, दूसरे दूसरे तरह के प्रोजेक्ट से, तो मैंने इसको स्किप किया है। लेकिन जहां भी एजुकेशन से रिलेटेड और स्किल से और वोकेशनल से आए हैं, उसको मैंने कवर आगे किया है। अच्छा, ये है एनएसडी सम स्कीम्स अंडर दी, वो वाली तो दूसरी चीजें थी, कुछ एजुकेशन से जरा कम उसका रिलेशन था, ये सब मुझे एजुकेशनल हमारे मकसद का ज्यादा लगा। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के पीएम के, उसके बाद पीएम के वी वाई और आईआईएससी स्वदेश सीखो और कमाओ टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग। तो पीएम के को पहले देखते हैं। पहले फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। ठीक है,
किसके अंडर में ये सवाल आता है, पीवाईक्यूज में देखिएगा, इसलिए याद रखना जरूरी होता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। स्टेट ऑफ आर्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट विजिबल एस्पायरेशनल मॉडल मॉडल ट्रेनिंग सेंटर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। इसका मेन पॉइंट है पीएमके का एवरी डिस्ट्रिक्ट में ये सेंटर्स बनाएंगे, ठीक है। इंडस्ट्री ड्राइवन कोर्सेज का मतलब होता है ऐसे कोर्सेज जो फील्ड में जाके इंडस्ट्री में जाके काम करे, जिस तरह के ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है वो लोग जो काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को तैयार करना, ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज तैयार करना जो फील्ड में उतर के काम कर सके, ठीक है। ये फंड्स है, उसकी मजीद तफसीलात है जिसकी जरूरत है आपको। पीएमकेके में याद रखना है सबसे बड़ा मेन पॉइंट फुल फॉर्म, दूसरा इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, सेंटर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, और आपको पता है कि स्किल डेवलपमेंट है। बाकी तफसील अगर आपको लगता है तो देखिएगा। अच्छा, दूसरा है पीएमकेवीवाई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये 2015 पहला स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर के जरिए आया था, एनएससी, टू मेक कंट्री यूथ एम्प्लॉयबल एंड स्ट्रेंथन देम इकोनॉमिकली। उनको इकोनॉमिकली मजबूत करना चाहते हैं, माली एतबार से जो नौजवान हैं मुल्क के, उनको पहले तो जॉब के काबिल बनाएंगे उनको, और फिर उनको माली एतबार से मजबूत करेंगे, तभी ये मुमकिन होगा, ठीक है। वही मकसद अब ये दोबारा इसमें रिपीटेशन आया है। लार्ज नंबर ऑफ इंडियन यूथ टू टेक अप इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स ट्रेनिंग, वो इस ट्रेनिंग के जरिए आएगा, तो उतनी तफसीलात की जरूरत नहीं है। पीएमके की फाइनेंशियल असिस्टेंट टू बोथ ट्रेनीज एंड ट्रेनर्स। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ट्रेन करेगा और जो ट्रेनिंग लेगा, दोनों को ये फाइनेंशियली असिस्टेंट करता है, नहीं दोनों को पैसा देता है। अब ये कैसे करता है कि कोई मिसाल के तौर पर एनजीओ चल रहा है, वो एनजीओ पीएमवीकेवाई से कांटेक्ट करके बोलता है कि हम फला कोर्स आपके, जो ये कोर्सेज हैं उनके, ग्राफिक डिजाइनिंग, साइबर सॉफ्टवेयर, तो वो एनजीओ कनेक्ट करते हैं। कोई इदारा भी कर सकता है कि हम ये कोर्स आपने जो ये आप देना चाहते हैं, हम अपनी एनजीओ के जरिए करवाएंगे। तो उसको एग्रीमेंट लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, फिर वो अलाउ करता है, तो वो पैसे भी देगा जो इनका ये काम करेगा, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट से जुड़कर या इदारे, तो वो ये ट्रेन करने वालों को भी देगा पैसा, और जो ट्रेनी ज्वाइन करेंगे, जैसे हम कोर्स लेना चाहते हैं, मैंने लिया ग्राफिक डिजाइनिंग, तो मुझे भी ये सपोर्ट करता है फाइनेंशियली। इज इट क्लियर? अच्छा, दूसरा है ओके, आईआईएससी इंडियन इंटरनेशनल स्किल्स सेंटर, ये करियर काउंसलिंग और गाइडेंस देता है, और ये इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए करता है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जैसे स्किल के लोग चाहिए ना, स्किलफुल लोग चाहिए, वैसे लोग तैयार करना चाहता है, और उस पर्सपेक्टिव से ये गाइडेंस और सपोर्ट करता है, और काउंसलिंग, खासतौर से काउंसलिंग की बहुत कमी है जिस पर अब तवज्जो दे रही है हुकूमत, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट, जब वो ट्रेनिंग देंगे इंटरनेशनली, तो इंटरनेशनली उनको एम्प्लॉयमेंट वो अपॉर्चुनिटी से भी मुतारफ करवाते हैं, ट्रेनिंग में वो ये सब समझते हैं, ओवरसीज का मतलब कहा कि मुल्कों में, ठीक है। थ्रू द ये फिर उसके जरिए आया था, काउंसिल के जरिए, इसके 2 स्कीम्स इसने इम्प्लीमेंट किए हैं, एक पीएम के वीवाई, अभी हम पीछे देखें, और पीके वीवाई, इसने दोनों इम्प्लीमेंट किए हैं। ये उसकी तफसीलात है, मजीद आपको ब्रीफली याद रखना है फुल फॉर्म, ये अगर किसी में है तो। तीसरा मेन मकसद, अब इसमें इंटरनेशनल ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट, 2 पॉइंट आपको याद रखना है। एक में हमने डिस्ट्रिक्ट देखा था, तो ये पॉइंट्स हैं जिससे आपके सवाल गलत नहीं होंगे। अच्छा, स्वादेश है इनका एक अगली स्कीम हम देखने लगे हैं, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। अब आप डेटाबेस से समझ जाएंगे इतने से कीवर्ड से कि एक ये प्लेटफॉर्म होगा कहीं जहां ये सब लोगों के डेटा रखेंगे सबका, ताकि जिसको भी जॉब वाले ढूंढने वो वहां से देख ले, किसको जॉब चाहिए तो वहां से देखे, ठीक है। इट्स एम्स टू क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ क्वालिफाइड सिटीजन्स बेस्ड ऑन देयर स्किल सेट्स एंड एक्सपीरियंस टू टैप इनटू द फुलफिल डिमांड ऑफ इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज। अब इंडियन को ये यहाँ पे सबका डेटा रखा होगा, किसी हिंदुस्तानी कंपनी को कोई चाहिए पर्सन एम्प्लॉय, तो वो वहां से उठा सकता है कि ये बंदा काम का, उसकी पूरी सीवी होती है, उसकी कौन सी स्किल में उसको कमांड हासिल है वो होता है, वो वहां से हायर कर लेते हैं इजीली, ठीक है। तो सवादेश जस्ट डेटाबेस इज एनफ फॉर इंडिया, फॉर फॉरेन ऑल्सो। इसके 3 पॉइंट्स आपके पास बस, ठीक है। सीखो और कमाओ, लर्न एंड अर्न, ये आया था कभी सवाल पीछे, क्योंकि सीखो और कमाओ से इसी की इंग्लिश है लर्न एंड अर्न। द स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, सीखो और कमाओ माइनॉरिटीज है, 2013 और 14 से काम कर रहा है, स्किल माइनॉरिटी यूथ। तो आपने इसमें बस 3 पॉइंट याद रखना है। इसके इंग्लिश कभी कंफ्यूज ना हो, नए देखकर ये इस नाम से भी आ जाएगा, लर्न एंड अर्न स्कीम माइनॉरिटीज, 13 और 14 से चल रहा है। मैं तेज जा रही हूँ लेकिन मुझे लग रहा है आप लोग कैच कर पा रहे हैं। स्पीड कम करूँ? ठीक है।
अच्छा ठीक है, सुनाया बहुत सी चीजें। अब मैं दूसरी क्लास तक नहीं ले जाना चाहती, इसलिए आप लोग को भी बर्डन थोड़ा कम हो जाए। NSQF है दूसरा, ये बहुत अहम है। 2013 पहले डेट याद रखिएगा। उसके बाद नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, ठीक है। responsible for organizing the qualifications through a series of level of data knowledge aptitude। इसके लिए सवाल पूछ सकते हैं आपसे, चार में से एक हटा देंगे और फिर बोलेंगे कि आप बताइए क्या नहीं है, या एक लेंगे, तीन चीजें कुछ और लेके बोलेंगे कि क्या नहीं है। तो डेटा नॉलेज एप्टीट्यूड एंड स्किल, इस सब से ये जज करेगा। फ्रेमवर्क है ना इसका, तो ये फ्रेम जो इसने बनाया डिजाइन किया वो इस पे बेस्ड है। डेटा नॉलेज एप्टीट्यूड स्किल, DKAS, या आप जो भी शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं देख लीजिए। डाइवर्सिटी फंड्स फाउंड्स इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, अकोमोडेशन ऑफ द, ठीक है, ये अकोमोडेट करेगा यानी ताउन करेगा माली एतबार से, और उनके रहने सहने का जो ट्रेनिंग लेते हैं अकोमोडेट करेगा उनको। अलाउिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ सेट ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर एवरी लेवल विच आर, ये इंपॉर्टेंट होगा, ये सिर्फ हायर के लिए नहीं है, एक्सेप्ट ऑल ओवर द नेशन। ये स्ट्रक्चर भी बताएगा फॉर द मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल द प्रोग्रेसिव पाथवे। आप जो प्लान कर रहे हैं आगे कुछ करने का, वो ये उसका स्ट्रक्चर यानी उसका ब्लूप्रिंट तैयार करके ये फाइनल करके फ्रेमवर्क आपको देगा कि आपको इस तरह से काम करना है। ऑल राइट, बाकी मैं आपको तफसीलात दूंगी, आप लोग देखेंगे। NCVET, ये पिछले पेपर में आया था 2023 में। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, बंद कर देना। 2018 5 दिसंबर, इतना जरूरी नहीं है। ऑटोनोमस है ये और नॉन स्टेचरी है। रेगुलेटरी बॉडी है, ये सवाल भी आ चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल, इस तरह के जितने होंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में है, आता है ये सवाल आता है। पीछे भी आया, भी देख लेंगे हम। और ये आया क्यों है? मॉनिटरिंग द इंस्टीट्यूशंस engaged in providing short term and long term educational training in vocational education। ये उनको मॉनिटर करेगा, उन पे नजर रखेगा, निगरानी करेगा उनकी, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वोकेशनल कोर्सेज देते हैं कि वो कैसा काम कर रहे हैं, वो कैसे कोर्सेज दे रहे हैं, उनका काम सही जा रहा है यानी आउटकम कैसा है उनका, वगैरह वगैरह। ठीक है। डिजाइन द बेसिक स्टैंडर्ड, ये जाहिर सी बात है जब ये मॉनिटर कर रहा है तो ये स्टैंडर्ड बताएगा कि आपका जो मेयार है वो कैसा होना चाहिए। ऑलराइट, वोकेशनल एजुकेशन में हमने बहुत सी डिफिनेशंस देखी है। तो ये शॉर्ट टर्म के जो कोर्सेज होते हैं ना, वोकेशनल एजुकेशन इज एजुकेशन दैट प्रिपेयर्स पीपल फॉर अ स्किल्ड क्राफ्ट एज एन आर्टिसन, ट्रेड एज अ ट्रेड पर्सन, और वर्क एज अ टेक्नीशियन। इस तरह की छोटी छोटी चीजों में उनको वो ट्रेनिंग करके तैयार करते हैं, यानी स्किल सिखाते हैं उसको। आप वोकेशनल समझ लीजिए। वोकेशनल एजुकेशन कैन आल्सो बी सीन एज दैट टाइप ऑफ एजुकेशन गिवन टू एन इंडिविजुअल टू प्रिपेयर द इंडिविजुअल टू बी गेनफुली एम्प्लॉयड, बस उसको एम्प्लॉयमेंट दिलवाना मकसूद होता है, और सेल्फ एम्प्लॉयड विद रिक्विजिट स्किल। उसको कोई ऐसी स्किल दे दी जाती है जिसको सीखने के बाद उसके लिए जॉब हासिल करना आसान हो जाए, या तो वो अपना कोई काम शुरू कर सके। जैसे कि टेक्नीशियन, वो कहीं पे जॉब कर सकता है, शॉर्ट टर्म 3 महीने का कोर्स होता है, 6 महीने का होता है, 1 साल का होता है, और आगे भी होता है। तो उसके बाद वो कहीं इजीली ज्वाइन कर सकता है, या फिर वो अपनी कोई चीज शुरू कर सकता है, अपना कोई काम। इसके अंदर देखिए PMKVY, अच्छा आप लोग स्किल और वोकेशनल में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा, दोनों तकरीबन एक जैसे, और मकसद देखिए। PMKVY हमने पीछे देख लिया तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ, ठीक है। रोजगार मेला देखते हैं, ये सब इसमें आता है। इसके अंदर में इज एन इवेंट वेयर अ नंबर ऑफ, रोजगार मेला के नाम से एक चलता है वोकेशनल एजुकेशन में। ये एक इवेंट होता है, यानी प्रोग्राम समझ लीजिए, जलसा समझ लीजिए, जहां नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स, जो जॉब देने वाले वो और जॉब हासिल करने वाले वो सब जमा होते हैं। डिस्कशंस होते हैं वहां पे, जिसको जिस तरह की जॉब चाहिए वो देखते हैं। कंपनीज का नाम और टेबल लगा हुआ होता है, लार्ज असेंबली हॉल में ये होता है, ठीक है। और बूथ बना हुआ होता है, याद रखिए। उस बूथ के सामने जैसे डिफरेंट टेबल्स लगी होगी, तो जैसे कि इन्फोसिस एक कंपनी है या कोई भी कंपनी है, उसका नाम, उसका वो छोटा सा कार्ड सा रखा होगा ऐसे टेबल पे उसके। अब जिसको इसकी जॉब चाहिए और वो इसके पास पहुंच जाएगा। जाहिर सी बात है, जो जॉब सीकर्स होते हैं वो पहले से नजर रखे होते हैं, मुझे चाहिए जॉब, तो मैं देख रही होती हूँ कि मुझे कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और मेरे मतलब की कंपनीज कौन कौन सी है, किस 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 जगह पे हायरिंग चलती है, वगैरह वगैरह। तो उनको पता, तो फिर उस बूथ पे जाते हैं, वहां से आगे उनका प्रोसीड करते हैं, ठीक है। ये एक मेला ही है। इन साइज, रोजगार मेला इन साइज फ्रॉम 5 से ये 100 भी होते हैं, 5 पे तो नहीं होता, बड़ा बड़ा ही होता है उमूमन, ठीक है। ऑल राइट, कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम एक आई है इसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। इंडिया नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंडर ये आया था। ह्यूमन रिसोर्स, मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास, जब हम कोई काम करते हैं
कंपनी अदारा चलाते हैं तो उसमें दो तरह की रिसोर्सेज होते हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स होता है और एक नॉन ह्यूमन रिसोर्स होता है। ह्यूमन रिसोर्स वो आदमी जो उसमें काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज, और नॉन ह्यूमन में ले लीजिए वो चीजें जो उसमें होती है, जैसे मशीन चाहिए आपको, जैसे कि प्रिंटर चाहिए किसी इदारे को, तो वो सब। ठीक है, तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, और ट्रेनिंग के लिए है। ऑल राइट, कैपेसिटी बिल्डिंग नाम से भी समझ आ रहा होगा। उड़ान एक स्कीम है जिसपे पिछले कभी सवाल आया था। ये पहली बात है, सीबीएसई के अंडर में है, पहला पॉइंट ये भी आता है। ठीक है, दूसरा लो एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, गर्ल्स स्टूडेंट याद रखिए। तीसरा की पॉइंट इंजीनियरिंग याद रखिए, उसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, हाँ इंजीनियरिंग कॉलेज। बस इस उड़ान के साथ आपको याद रखना है गर्ल्स, इंजीनियरिंग, और तीसरा पॉइंट था, बताएं, तीन नाम भी सीबीएसई पहला था, बल्कि ये सीबीएसई के अंडर में है, गर्ल्स के लिए है, इंजीनियरिंग कॉलेज में उनको दाखिल करवाना मकसूद है, मतलब उनको इस लायक बनाया जाए कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में उनकी तादाद जो बहुत कम है उसका सॉल्यूशन निकाल के उनको तैयार किया जाए। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, 11th और 12th क्लास से ही उनको फोकस करते हैं। ठीक है, 11th एंड 12th क्लास उन्हीं लोगों पे फोकस होता है। टू इनरोल अंडर उड़ान स्कीम में वो जो 11th और 12th में पढ़ते हैं और उनको इंजीनियरिंग करनी है, फाइनेंशियली कमजोर है, हुकूमत की स्कीम से फायदा उठाना चाहते हैं, तो वो खुद को इस उड़ान स्कीम के तहत जाके रजिस्टर करते हैं, फिर उनको टैबलेट्स मिलते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस मिलती है, उनको तैयार किया जाता है कि वो बड़े बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज के लायक हो जाए 12th के बाद। ये तो मैंने आगे आपको बता दिया है। तो ये वो सारी स्कीम थी जो मुझे लगा था जरूरी थी और हमने स्किप किया था, तो वो ले लिए, बाकी मैं पहले ही सब करवा चुकी हूँ। ठीक है, कोई सवाल है आप लोगों को तो बताइए। प्लीज। क्या मैम क्या मैं, बताएं? कोई सवाल है तो बताइए, क्या मैं आप लोगों को ये समझा सकी हूँ या नहीं। जी हाजरा बताएं। यस मैम क्लियर है। यार ऐसे कुछ था ही नहीं, सब फैक्ट बेस्ड है। बस पॉइंट ये है कि याद कैसे रखना है। अभी इन पैराग्राफ्स को आपकी कॉपी में नहीं आना चाहिए, वही छोटे छोटे, एक नाम लीजिए, उसका फुल फॉर्म, और दो कीवर्ड्स, दो तीन, किसी में कुछ ज्यादा होते हैं तो वो देख लीजिए। मैं वो पीवाईक्यूज वाला शेयर करना चाह रही हूँ। आज सब गायब क्यों हो गए संडे में? अच्छा ठीक है, हाँ चलो, इसको भी हमने देख लिया था। एनईपी वाले सारे हमने देखे हैं, जो दूसरे हैं वो हम देखते हैं। तो एनईपी वाले मैं आज स्किप करूंगी, ये एनईपी वाला था, जो मैंने डिस्कस किया वो मैं छोड़ दूंगी। ये भी हम कर चुके थे, पंजाब यूनिवर्सिटी और वो। In the light of Buddhist system of education, students was expected to follow the Sikha Padani, which of the following does not represent the code of conduct। ये उनका एक वो टर्म होगा जैसे वो लोग यूज करते थे। ठीक है, इसमें से जो मंदजल है कौन सा इसमें शामिल नहीं है ये बताना है आपको। और अगर आप उसको टर्म हटा भी दीजिए ना तो आप ऐसे भी रिकॉग्नाइज कर लेंगे आंसर। इसमें से टू अवॉइड फूड एट ऑड टाइम्स, गलत जो टाइम है उसमें फूड उनको नहीं खाना, ये उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट था, यानी रूल रेगुलेशन बन के उनको दिया जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं कि जब हम किसी कंपनी अदारे से जुड़ते हैं तो आपको कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाता है या लगा हुआ होता है कि आपको ये करना है, इस रंग के ड्रेस में आना है, वर्किंग टाइम पे फोन नहीं यूज करना है, तो वो उस कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो उसका कोई इन्होंने ये नाम दिया था बुद्धिस्ट में, उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट था उसमें क्या क्या चीजें नहीं आ रही है, नॉट रिप्रेजेंट। ठीक है, ये हमें पहचानना है। तो टू अवॉइड फूड एट ऑड टाइम, जो खाने का टाइम नहीं उसमें खाना नहीं खाना, उनको अवॉइड करना है। टू अवॉइड अनट्रू स्पीच, नहीं झूठ नहीं करना, अनट्रू स्पीच नहीं देना। रिलिश म्यूजिक एंड डांस करना है, टू रिलिश है। टू अवॉइड स्टीलिंग, चोरी को अवॉइड करना उन्होंने। एक्सेप्ट गिफ्ट इन चैरिटी, चैरिटी के तौर पर उन्होंने हदियत तहफ लेने हैं। तो इसमें से कोई आपको ऑप्शंस मैं दिखाती हूँ पहले, ए बी बी सी सी डी सी ई। आप बताइए आपको क्या सही लग रहा है, क्या डी लग नहीं हो। रहा है। नहीं करना है तो अवॉइड स्टीलिंग, मतलब स्टीलिंग अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये गलत, ये मतलब हमारा नॉट प्रेजेंट करना है, मतलब हमारा जवाब हो सकता है डी। तो अवॉइड तो करना है ना स्टीलिंग को, कोड ऑफ कंडक्ट है ना, क्या नहीं करना है ये बताना है, इसमें से क्या नहीं होना चाहिए। उनको अवॉइड करने की तो ट्रेनिंग दे रहे थे ना कि आप चोरी नहीं करोगे।
मैम क्वेश्चन नहीं देखा अच्छे से। अच्छा, आपको क्वेश्चन में दोबारा दिखाती हूँ। देखिए, बुद्धिस्ट ने एक कोड ऑफ कंडक्ट रूल रेगुलेशन बनाया था, उसमें से इसमें से कौन सा नहीं जा सकता? अवॉइड फूड एट ऑड टाइम, ये कोई ऐसी बात नहीं है, वो खाते हैं, उसमें नहीं था। अवॉइड अनट्रू स्पीच, मतलब जो गैर सही बात है उसको अवॉइड करना, ये तो वो तालीम दे रहे थे ना कि आप नहीं करोगे। ठीक है। रिलिश म्यूजिक एंड डांस में, म्यूजिक और डांस में उनका जो इन्वॉल्वमेंट था, इससे वो रोक रहे थे, वो नहीं कह रहे थे कि आप इसमें इन्वॉल्व हो, तो ये हमारा जवाब होगा। ठीक है। और टू एक्सेप्ट गिफ्ट्स इन चैरिटी एंड टू अवॉइड स्टीलिंग, इस दो में से बताइए आप। टू एक्सेप्ट गिफ्ट इन चैरिटी हो सकता, हो अवॉइड सकता स्टीलिंग को पढ़ा दे। है, हमें तो वो सिखाएंगे ना कि आपको नहीं करनी है चोरी, अवॉइड करनी है, तो हमारा सी और ही आंसर होगा। क्या आपको समझ आया? जी जी मैम जी। जो भी पॉजिटिव चीजें वो हमने लेना है, जो नेगेटिव उसमें से छोड़ना है। तो हमारा आंसर हुआ 4 ऑप्शन, यानी सी और ई, नॉट रिप्रेजेंट द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बुद्धिज्म। In the beginning of the 20th century, यानी 1902, there were 1902, there were important engineering colleges at, यानी 1902 में कहाँ कहाँ पर ये important engineering colleges थे, ये बताना आपको। मैं जरा इसको छोटा मद्रास, मद्रास में तो होगा। अच्छा, ठीक है। और स्टार्टिंग 3 ऑप्शंस में भी है। तीनों में ही आ गया, अब आप नहीं कर सकते इसको। वो रुड़की, कानपुर, सिरपुर, पुणे, सिरपुर बंगाल में है। अब बताइए, ये आपको पता होगा सबसे बाद में डेवलप होना शुरू हुआ है ना, लेकिन आपको इसलिए कंफ्यूजन होगा कि ये उस टाइम पे प्रेसिडेंसी भी था, लेकिन यही हमारा नहीं है इसमें शामिल। D3 में है मैम, ए बी डी, ये ए है, बी ये ये है भी है। हमारा, हम्म, ये है, रुड़की। मतलब ये जाएगा, क्योंकि ये हाँ प्रेसिडेंसी पे तो काम हो रहा था ना उस टाइम। ये सबसे बड़ी 3 प्रेसिडेंसी में से एक था ये। हाँ, रुड़की किधर आएगा मैम ये? रुड़की मतलब कौन सी जगह ये नहीं पता, रुड़की आईआईटी रुड़की तो मशहूर है ना, पढ़ रहे हैं। रुड़की, लेकिन जगह के हिसाब से भी हम नहीं, वो मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा। पूना महाराष्ट्र में आएगा, तो महाराष्ट्र में भी काम हो रहा था क्या? और पूना में भी हो रहा था, ये हमारा बस नहीं है, कानपुर में नहीं हो रहा था, ये बाद में बना होगा। इंजीनियरिंग कॉलेजेस जब 1902, 20 सेंचुरी यानी 1902 के टाइम पर ये जगहों पे थे, यानी ए बी डी और ई। ये कानपुर में नहीं था, इन सब जगह पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस थी। फैक्ट बेस्ड है, याद रखना पड़ेगा आपको। कैफ को मुझे लग रहा है आज भूख लग गई है, इसलिए वो नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। नो मैम, मुझे इनकी डेट ही याद नहीं है आईआईटी की। एरिया के हिसाब से गेस वर्क करना है यहाँ पर। वही एरिया के हिसाब से कहाँ था, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी था तो 1902 मैम बट देखिए। ये मैम बट क्वेश्चन तो पूरा क्लियर था कि 20th सेंचुरी, इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी एंड 1902, 1902, यहाँ 1902 में तो तो फिर दे दिया ना। अब उससे पहले ये उस टाइम तक कहाँ कहाँ थे, मौजूद थे। जी। ये 1902 की जो सिचुएशन है, आजादी से पहले की सूरत हाल, हम उसमें उनका चल रहा था, उनके कमीशन और कमिटीज आ रहे थे, यानी बाहर वालों के, उससे आपको करना है। ये एनईपी थी, हम डिस्कस एनईपी का हम कर चुके, मैंने आंसर को वो कर दिया था। ये है हमारा दूसरा सवाल। टू स्टेटमेंट्स इन द वैदिक एज बोथ मेन एंड वुमेन हैज एक्सेस इन एजुकेशन, ये भी मुझे लग रहा हम कर चुके थे। और वुड डिस्पैच रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फीमेल एजुकेशन, फर्स्ट टाइम फीमेल एजुकेशन की बात की थी। बहुत ट्रू है यहाँ पर। पक्की बात है। हाँ, हम कर चुके थे। चलिए गुड, जी ये हम कर चुके थे वैदिक में, आमा हमने इसको डिस्कस किया था जरा तफसील से, फिक्री की बात है। यूजीसी वाज एस्टेब्लिश्ड रिकमेंडेशन ऑफ ऑन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ये किसकी रिकमेंडेशन पे ये बने हैं, ये जो बॉडी है ये किसके मशवरे पर बनाया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हाँ हाँ ना, हाँ हाँ नहीं नहीं, आप ये हायर बोले भी थे कि एजुकेशन। इंडिपेंडेंस के बाद ही हम्म, कौन सी कमीशन आई थी सबसे यूनिवर्सिटी। बड़ी वाली जो एजुकेशन होती है ना, सबसे हायर एजुकेशन, वो सबसे, इसको आप वो भी बोलते हैं, सिर्फ एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन पहले आया था, फिर सेकेंडरी एजुकेशन आया था।
In the light of changes introduced to the existing universities under the Indian University Act 1904, which among the following is correct? एक एक्ट आया था 1904 में, 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 1904 में। तो उसके बाद जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी, जो यूनिवर्सिटीज काम कर रही थी, बन चुकी थी हिंदुस्तान में, उसमें किस तरह के चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से जो चेंजेस नहीं थे, जो एक्सेप्ट या अडॉप्ट नहीं किया गया, वो हमको बताना है। पहला ऑप्शन ए है एन एनलार्जमेंट ऑफ द फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटीज, उनके फंक्शंस को एनलार्ज किया जाए, बढ़ाया जाए, एक्सटेंड किया जाए। इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्शन टू द सीनेट, सीनेट जो बनते हैं यूनिवर्सिटी में, उनके जो इलेक्शन होता है, उनका इंतखाब जो होता है, उसके लिए नए बुनियाद उसूल बनाए जाए, कायदे बनाए जाए। ईजियर कंडीशंस फॉर एफिलिएशन को के लिए जो आसान कंडीशन शराइत बहुत मुश्किल होते हैं कॉलेजेस के लिए, उसको आसान कर दिया जाए। एफिलिएशन के सिस्टम के लिए जो कंडीशन है, शराइत है, उसको आसान किया जाए। डिफिनेशन ऑफ द टेरिटोरियल यूनिट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, डेफिनेशन ऑफ द टेरिटोरियल यूनिट को डिफाइन किया जाए, मतलब यूनिवर्सिटीज के जो टेरिटोरियल यूनिट्स होते हैं, यानी उसके जो डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं और उसके अंदर जो ग्रुप्स और सिस्टम्स काम करता है, उसको डिफाइन कर दिया जाए। इंक्रीज इन द साइज ऑफ द यूनिवर्सिटी सीनेट, जो सीनेट है उसकी तादाद को, यानी उसके जो साइज है उसको बड़ा किया जाए, यानी उनके मेंबरान जितने होते हैं उसमें इजाफा कर दिया जाए। तो इसमें से कोई दो इनकरेक्ट है, वो आपको बताना है। आप प्रेजेंट में कौन से रूल्स को चेंज कर दिए, वो इनकरेक्ट है। ये वाला 1904 में जो एक्ट आया था, उसने क्या क्या चेंज किया। हाँ, तो अब क्या कहा आपने? इनकरेक्ट जो है वो बतलाना है। हाँ बिल्कुल, बताइए अब कौन सा आपको लग रहा है इनकरेक्ट। एप्लीकेशन को थोड़ा आसान टफ करें, कर दिया। हम्म, ये आपको सही लग रहा है, गलत लग रहा है? गलत लग हाजरा, रहा है, तो गलत लग इनकरेक्ट रहा है, गलत परफेक्ट। लग रहा ये है। कभी भी आसान नहीं करते, एफिलिएशन को आसान करेंगे तो सिस्टम हमारा मेयार गिर जाएगा। एफिलिएशन मुश्किल होता है तो हमारी तालीम का मेयार बेहतर होता है, फिर उनको अपनी इंक्रीज कॉलेज इन को द अच्छा करें। साइज ऑफ हाँ, यूनिवर्सिटी सीनेट। ये मैम फिर नहीं तो होगा। ई भी, फिर ई भी ई है। भी, हाँ बिल्कुल, ई जाएगा, क्योंकि इसके साथ तो कहीं जा ही नहीं रहा, आपको यहाँ से भी जवाब मिल सकता है, सी इसी के साथ है बस। साइज ऑफ सीनेट की इन्होंने बात नहीं की थी बढ़ाने की। तो इन्होंने 1904 वाले एक्ट के पॉइंट्स देख लीजिए। फंक्शंस जो है उसको एनलार्ज करेंगे, पहली बात। न्यू प्रिंसिपल्स बनाएंगे सीनेट के लिए, और टेरिटोरियल यूनिट्स को डिफाइन करेंगे, तो उसकी कौन कौन सी यूनिट होगी, किस किस तरह का काम, यानी सिस्टम को मजीद बेहतर करने के लिए हम उसके डिपार्टमेंट्स डिवाइड करने लगते हैं कि कुछ, जैसे कोर्ट बनने का सजेशन एक ने दिया था, एनईपी हम पढ़ चुके हैं, छोड़ते हैं इसको, ये भी हम कर चुके थे एनईपी, उस यूनिट्स को उसके डिफाइन करना था। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। उपनयना सेरेमनी व्हिच मार्क्ड द इनिशिएशन ऑफ अ चाइल्ड इनटू अ स्टडी, बच्चा जब पढ़ाई शुरू करेगा तो उसका द वेदा ऑफ द वेदास वाज परफॉर्म्ड फॉर बॉयज एज वेल एज फॉर गर्ल्स, ये पॉइंट है आपका। उपनयना एक सेरेमनी होती थी जब वो पढ़ाई शुरू करते थे, हमने देखा था कि उनका नया जन्म होता था गुरु के घर में, उसी को उपनयना कहते, तो एक सेलिब्रेशन होता था, इस पे प्रोग्राम करते थे वो लोग। अब ये क्या बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए होता था, यहाँ पे वो आपको उलझाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स रिसीव्ड एजुकेशन इन आश्रम्स एंड गुरुकुलास इन एंशिएंट इंडिया। अब आश्रम और गुरुकुलास में क्या दोनों होते थे या एक होते थे, ये जेंडर स्पेसिफिक सवाल है, जेंडर से रिलेटेड। ए सही लग रहा है, बी गलत लग रहा है मैम। मैं इसमें हम लोग बहुत हंसते हैं, मैं पिछली दफा भी बता रही थी ना, उनके हिसाब से वो मानते हैं कि हम दोनों जगह दोनों को अलाउ करते थे, ये तो सही है ही। उपनयन उनके लिए होता था, मतलब हम लोग जो देखते हैं सोसाइटी में और जो जानते हैं, पढ़ चुके थोड़ा बहुत, उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि बहुत सी पाबंदियां थी फीमेल्स पर, लेकिन वो लोग ये मानते हैं कि नहीं है, आश्रम और उसमें था, तो उनकी शायद हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड होगा कि गुरुकुलास दोनों में अलाउ करते थे, तो बहुत सही है, और दोनों के लिए होता था। इसको ना हम हमारे जहन में जो पर्सपेक्टिव बना हुआ है ना हाजरा, और मेरे जहन में भी था, तो इस तरह के सारे सवाल में मैं गर्ल्स को अलग करती थी, लेकिन जब मैंने उनको स्टडी किया तो मैंने समझा कि वो हर जगह उसको इक्वल बिल्कुल लेकर चलते हैं। अब ओके। सिस्टम में हमने क्या ऑब्जर्व किया और हमने क्या समझा, कभी कभी पढ़ के देखा, वो छोड़ दीजिए, बस ये याद रखिए कि वो दोनों को इक्वल देते हैं हर जगह। क्योंकि गुरुकुल है ना, गुरुकुल में हमेशा रहना रहता है ना, वहाँ पर आश्रम्स एंड हाँ, गुरुकुल तो में। हमने यही समझते थे ना कि उस टाइम जो हिंदुस्तान के सिस्टम था, खासतौर से खवातीन को लेकर, उसमें नहीं होगा अलाउड, बट उनके रिकॉर्ड या वो लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं कि था। मेरा हम पर्सपेक्टिव ये ये तो था, मेरा। बिल्कुल क्वेश्चन सही होगा ना, क्लियर, क्योंकि ऐसे कहीं पे भी आश्रम में नहीं है कि बॉयज और गर्ल्स साथ में स्टे कर सकते थे उस वैदिक एज में। हाँ, या हमको भी फिर ये बात नहीं मिलती, और प्लस हमने जो उस टाइम के वो थे सिस्टम जो चल रहा था हिंदुस्तान में, और जो सोच थी लोगों की जेंडर को लेकर, जेंडर बायसनेस का जो की सूरत हाल थी, उसके हिसाब से मैं भी हमेशा इसको अलग करके अपना जवाब गलत करती थी।
लेकिन अब हालांकि मैंने प्रूफ कहीं भी अभी भी नहीं मिला, लेकिन जितने टीचर्स बताते हैं वो भी यही बताएंगे कि हाँ दोनों को इक्वल वो मान के चलते हैं। और जब एनटीए, ये तो एनटीए का गुनामती जवाब आ गया ना। कोई गुनामती फीमेल थे, उन्होंने भी बड़े आश्रम से ही पढ़कर निकले शायद। हाँ, कुछ फीमेल लिमिटेड तो फीमेल तादाद है ना हमारे पास, हमने पढ़ा भी है, उनके नाम भी तो देखे थे, लेकिन वो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ फीमेल्स थी। और फिर हमने वो देखा था ना कि दो टाइप्स होते थे इसी वजह से, कि एक को जो शादी तक पढ़ती थी उसका के लिए अलग टर्म यूज होता था, और जो हायर एजुकेशन तक जाती थी उनके लिए अलग टर्म होता था। तो वहीं से ट्रेस करते थे ये लोग, लेकिन वो तो मुझे लगता था कुछ रेयर केसेस थे, मेरा ये परसेप्शन था। लेकिन टाइम के साथ चेंज करना पड़ा कि नहीं, दोनों को इक्वल था। ठीक है, ये एनटीए जब जवाब दिया ना, एनटीए ने हमें आंसर की, तो उसने फाइनल किया कि दोनों ठीक है। इसके बाद कोई सवाल है? अब हर जगह आप ये पॉइंट लेकर चलेगा, दोनों इक्वल। अच्छा, ये भी हम कर चुके थे 1916 में, देखा था हमने। बीएमडब्ल्यू याद रखा है मैंने इसको, बनारस, मैसूर और वुमेन यूनिवर्सिटी। BC मैंने बीएमडब्ल्यू से याद रखा है इसको। अच्छा, फ्रॉम द 4-5 year plan onwards the focus on technical education was to, 4th 5 year प्लान जो था हम इसके देखे थे, 12th तक गए थे। मैंने बहुत तफसीलात नहीं लिया, और ये एक या दो रेयर क्वेश्चन आया अभी तक के रिकॉर्ड में, इसलिए भी तो बस ये फैक्ट बेस्ड था, क्वेश्चन सॉल्व करके हम आगे बढ़ेंगे बस। इम्प्रूव इट्स क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड, ये टेक्निकल एजुकेशन के बारे में 4th वाले प्लान ने एक बात की थी कि उसकी क्वालिटी को और उसके मेयार को बेहतर कर लीजिए। ऑलराइट, ये भी हम कर चुके थे, इसलिए मैंने आंसर दे दिया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन सजेस्टेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी इन इंडिया, इन सब में से किसने कहा था कि नेशनल यूनिवर्सिटीज बनाइए? 2 दोबारा सोचिए। उठा रही, या फिर 1 2 ये भी हम नॉलेज बात किए थे, नॉलेज कमीशन। नॉलेज है। एनकेसी देखा था ना हमने, नॉलेज कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन। Below are two statements. It is expected that meaningful partnership will be formed between state and government. एक बेहतरीन जो ताल्लुक है, पार्टनरशिप है, वो बनाया जाएगा स्टेट और सेंट्रल यानी रियासती और मरकजी हुकूमत के दरमियान एजुकेशन को मैनेज करने के लिए। दूसरा इसका वो जो रीजन है, एजुकेशन इज कॉन्करेंट सब्जेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 76। हमने बात किया था कि 52 अमेंडमेंट हुआ था, वो 76 में हुआ था, और इसने बहुत बड़ी तब्दीली की थी। हिस्ट्री में रिकॉर्ड है कि इससे बड़ी तब्दीली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कभी नहीं हुआ जो इसने कर दिया था। उस टाइम जो हमारा एजुकेशन था, लिस्ट बनती है नेशनल लेवल पे, स्टेट लिस्ट होती है, कुछ चीजें स्टेट लिस्ट में जाती है, कुछ सेंट्रल लिस्ट में जाती है, और कुछ कॉन्करेंट में जाती है, जिसमें दोनों शरीक होते हैं, बराबर लेके चलते हैं चीजों को। तो हमारा उससे पहले सेंटर के पास था एजुकेशन का सिस्टम, या स्टेट के पास था, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। उस जब ये अमेंडमेंट हुआ था 76, तो कॉन्करेंट में कर दिया गया था, मतलब दोनों बराबर, दोनों मैनेज करेंगे साथ साथ मिलकर। इज इट क्लियर? तो अब बताइए आंसर क्या, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया आपको। ये तो सही है, कंकरेंट सब्जेक्ट 1976 में हो गया था। हम्म पार्टनरशिप कोई भी क्यों है आंसर बताइए, बट मैंने वो एक्सप्लेन किया। कौन कौन मैम, देखिए, बट एज इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन आई थिंक। क्यों नहीं होगा? देखिए, कॉन्करेंट जब आपने बोल दिया ना, तो कॉन्करेंट का मतलब ही होता है कि साथ मिलके मैनेज करेंगे। कॉन्करेंट ही का मीनिंग यही है। यहाँ मैंने बताया स्टेट का मतलब स्टेट की हुकूमत अपने तौर पे करेगी, कोई मुदाखलत नहीं होगी सेंटर का। सेंट्रल का मतलब सेंटर खुद करेगा, ऑर्डर देगा, स्टेट फॉलो करेगा, बस सेंटर रिस्पॉन्सिबल होगा। और कॉन्करेंट का मतलब दोनों बराबर के शरीक होंगे। तो देखिए, मैनेजिंग मीनिंगफुल पार्टनरशिप है, यही तो हम देख रहे हैं। कॉन्करेंट का मतलब यही होता है कि बामाना शराकतदारी होगी उनके बीच में एजुकेशन को मैनेज करने के लिए, और यही मतलब ही होता है कॉन्करेंट का। क्या मैं आपको समझा सकी हूँ अपना पॉइंट? यस मैम। जी जी। तो इस वजह ए से हो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, ए होगा, ये इसी का एक्सप्लेनेशन ही है। ये तो ये 1 होगा, यानी कि बोथ ट्रू, और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि साथ मिलके मैनेज करने ही की चीजों को कॉन्करेंट लिस्ट में लेते हैं। आगे चले। यस। Yep. ओके, अगला सवाल है हमारा,
करिकुलम एट तक्षशिला वाज वेरिड एंड इंक्लूडेड टेक्निकल साइंस, बहुत सारी डिफरेंट थे। वेरिड मतलब बहुत सारे मुख्तलिफ, उसके सिलेबस करिकुलम मुख्तलिफ था, बहुत से सब्जेक्ट से, और उसमें टेक्निकल शामिल था। दूसरा, नालंदा का जो करिकुलम था उसने टेक्निकल को नहीं शामिल किया था, एक्सक्लूड कर दिया था, मतलब निकाल दिया था बाहर, और तक्षशिला ने इंक्लूड किया था। बताइए, इसको मैंने अलग से पॉइंट देके बताया था, मैंने इसको गलती से आंसर दे दिया है, क्योंकि ये मैं बताई भी थी आपको पढ़ाते वक्त कि तक्षशिला में टेक्निकल को ऐड करना है और नालंदा में नहीं करना है। चलिए, आंसर मैं ऑलरेडी इसका बोल्ड कर चुकी हूँ। ओके, राजा राम मोहन रॉय वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू हिंदू कॉलेज, देख चुके थे इसलिए मैंने बनारस। बोल्ड। ठीक, अच्छा, उसके बाद आप लोग मुझे बताएंगे 1882 there were important observation of education commission प्री इंडिपेंडेंस में। ये क्या क्या ऑब्जर्वेशन था? देयर इज अ नीड टू रिप्लेस द डिस्पैच ऑफ 1854, इट इज, उसको रिप्लेस कर दिया जाए, बदला जाए दूसरे से। इट इज नेसेसरी टू रीफैशन द जनरल वर्किंग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, को रीफैशन किया जाए यानी रिन्यू किया जाए, नया बनाया जाए, ये जरूरी हो गया है। देयर इज ऑल्सो नीड फॉर लोकल गवर्नमेंट टू एक्सटेंड द फैसिलिटीज ऑफ जनरल एजुकेशन, ये लोकल गवर्नमेंट के लिए जरूरी है, यानी जो इलाकाई हुकूमतें हैं उनके लिए जरूरी है कि वो फैसिलिटीज को बढ़ा दे जनरल एजुकेशन के लिए। डी है, इट इज इम्पोर्टेंट टू फंड ईच कॉलेजेस, कि हर कॉलेज को फंड दिया जाए डिपेंडिंग अपॉन स्टाफ स्ट्रेंथ मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एंड रिक्वायरमेंट्स, ये तो बिल्कुल ठीक है। स्टाफ के हिसाब से, स्टाफ की स्ट्रेंथ के हिसाब से, मतलब नंबर ऑफ स्टाफ के हिसाब से, मेंटेनेंस में कितना पैसा खर्च हो रहा है उस हिसाब से, और दूसरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उनको फंड किया जाए। स्पेशल ग्रांट्स शुड बी, उनको माली तौर पर मदद किया जाए, खास तौर से मेड अवेलेबल टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कॉलेजेस, इसको प्रोवाइड किया जाए, दिया जाए, ताकि कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सके। अब आप लोग मुझे यहीं से सेलेक्ट करके बताएं। रिप्लेस ऑफ, इसने की किसी ने बात की है? पहला देखिए, डिस्पैच 1854 के रिप्लेस की किसी ने भी बात की है? वो तो एक कमीशन या कमेटी के तौर पर उसने काम किया, तो उसकी बात ही नहीं थी रिप्लेसमेंट की, कुछ उसके रिकमेंडेशंस है, उसको फॉलो किया या नहीं फॉलो किया, खत्म हुई बात। ठीक, अब नया किया जाए, रिन्यू किया जाए, रीफैशन किया जाए, पुराने फैशन को छोड़कर नए फैशन, यानी नए उसूल ज़ाब्ते लाए जाए इंडियन यूनिवर्सिटीज के काम के लिए, यानी उसको नया किया जाए, रिन्यू कर दिया जाए सिस्टम को पूरी तरह से। क्या ये ठीक लग रहा है आपको? ये तो हाँ या ठीक। ना? नहीं लग रहा है। मैम, प्री इंडिपेंडेंस में सभी जो भी कमीशन हुए हैं सबका। नहीं नहीं, एजुकेशन कमी, हाँ हाँ, ये जनरलाइज किया है इन्होंने, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ऑफ एजुकेशन। 1882 1882 में कौन सा आया था वो बताइए ना, 1882 का कमीशन बताइए आप लोग। याद है आपको? अभी पीछे गुजरा है ना नाम। नो मैम। आप प्लीज रिजॉइन। तो बताएं, ये 1882 का कमीशन है, तो ये ठीक है, रिप्लेसमेंट की कोई बात नहीं हुई थी, ये निकल जाएगा। रीफैशन की भी इसने बात नहीं की थी, तो सी डी और ये हमारा आंसर होगा। इसने कहा था लोकल गवर्नमेंट्स का काम है कि वो फैसिलिटीज दे, उसने कहा था फंड दीजिए, उनके स्टाफ और पैसे खर्चे के हिसाब से फंड किया जाए उनको सिंपली, और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करने के लिए कॉलेजेस को ग्रांट यानी पैसे दिए जाए। इज इट क्लियर? अच्छा, क्या क्लियर हुआ या डाउट है आपको कोई? यस मैम, यस मैम। ये अच्छा सवाल है आप लोगों के लिए, और आप लोग ही सॉल्व करेंगे। अथॉरिटी विक्ट्री कमीशन चेयरपर्सन, सर्वपाली राधाकृष्ण कमीशन, कौन थे इसके? मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। तो डी में आएगा मैम, हाँ, क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डी में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस में जाऊँ बताइए, किससे कनेक्ट होगा? राधाकृष्णन। सर्वपाली। ओके, डी का 1 तो मैं ऑप्शन दिखा देती हूँ आपको, अगर आपको यहीं से कनेक्ट करना आ जाता है तो देख लीजिए। बताएं, डी डी का 1। में दो है। दो में अब प्रियम आप फंस गए, हाँ, बता निकालिए इसका सवाल, आगे बढ़िए, एक और कर लीजिए। नॉट हंटर, नॉट पर्सन, नॉट मैक।
पहले में करीब है आप। मैम हंटर कमीशन 2 बार बोल गई। नहीं, मैं समझी नहीं क्या कहा आपने, आपका मकसद नहीं समझ पाया। बस हंटर वाले को कनेक्ट कर दीजिए, किससे कर पाएंगे, मुझे लगता है आंसर निकाल लेंगे आप लोग। इसको अगर कनेक्ट कर लीजिएगा तो इस 4 में से किसके साथ जा रहा है लॉट उस हम्म, रोमांटिक तो नहीं होगा। यही था, ये लॉर्ड कर्जनवी रोमांटिक के टाइम पे। हाँ, लॉट कर, अच्छा तो इससे ठीक अभी है। आप रोमांटिक। दूसरी मैम नहीं हो नहीं, B3 में ऑप्शन नहीं मैम आता। फिर भी मैम थॉमस मैकेवली तो विलियम बेंटिक। C2 होगा शायद मैम, विलियम बेंटिक मैक्सवेल। मैं वेट कर रही हूँ, आप लोग मुझे फाइनल करके एक ऑप्शन बता दीजिए, 1 2 3 4 में से क्या लग रहा है मुझे बी लग रहा है, D4 लग रहा है, A4 लॉर्ड रिपन रेले, हम्म, लॉर्ड कर्जन, थॉमस मैकले, विलियम बेंटिक, आपकी हंटर। तरफ से 4 लॉक करें? मेरी तरफ से शायद, हाँ। 4 लॉक है, ठीक है। शायद 3 लगाना है अभी। जी, नेक्स्ट मैम जो मैकेवली के टाइम पे वही वाइसरॉय यहाँ थे, विलियम बेंटिक ही है। तो आप भी 4 के साथ जा रहे जी बिल्कुल। हैं? अच्छा, थर्ड। मैम टू, अगर सी का 2 C2 देखा जाए तो थर्ड के साथ मैम, थर्ड के साथ। थर्ड के साथ C का 2। अच्छा, लॉर्ड कर्जन। तो अब इसमें से बताएं C2 what? होगा, ठीक है, थ्री C2 एक ही होगा, में, C2 एक ही में है, तो आपका जवाब बन गया। ये होता है इस थ्री। तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका, कि आप अगर आप 1 2 को भी निकाल लें तो वो बन जाता है। अब ये था सी का, आपने ये किया, थोड़ा कंफ्यूजन है, ये बार बार पढ़ के कंफर्म हो जाएगा आपको। ये इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। डी का कभी कभी तो सिर्फ एक से भी हम निकाल ही ले जाते हैं। अब बी का हमारे पास 4 है, ये रिलाय क्या है, मैंने नोट्स बनाए हैं, आपको अभी दिखाती हूँ, डोंट वरी। और एक बच रहा है जो जाएगा 100 के साथ, ठीक है। ये बार बार रिपीटेशन कीजिए, जो अपने नोट्स अपने शॉर्ट्स बनाए हैं वो आपको 100% ये डाउट्स नहीं रह जाएंगे। रिलाय जो एक नया कमीशन का नाम दिखा, वो मैं आगे बताऊंगी आपको, किया है तो उसका मैंने नोट्स शॉर्ट दिए। अच्छा, अगला है, व्हाट वर द रिकमेंडेशन ऑफ 100 कमीशन ऑन हायर एजुकेशन इन इंडिया। इसके रिकमेंडेशन क्या थे? टू द गवर्नमेंट शुड लीव द मैनेजमेंट ऑफ हाई, ये तो हमने किया था ना, हाँ, छोड़ दीजिए, वक्त नहीं लगे ज्यादा। आज तबीयत खराब है बहुत, लेकिन आप लोगों से एक दिन डिले किया, प्रॉमिस की हुई थी, इस वजह से ये भी हम कर चुके थे। ये बस आपको यहाँ से इंदिरा गांधी जो है 65 में बना, सही या गलत? नहीं 83 में बना है शायद हाँ, मैं। और ज्ञान दर्शन और ज्ञानवाणी तो उसके चैनल से काम करते हैं, तो 1 फॉल्स एंड 2 इज करेक्ट। 85 में बना था ये, 85 में, सॉरी 1985 में, ठीक है। 82। ये 85 याद रखिए बस, 85। Which education commission suggested the development of some universities into senior universities? जो कुछ यूनिवर्सिटीज है उसको सीनियर यूनिवर्सिटीज का दर्जा दे दिया जाए, ये किस वाले कमीशन ने कहा था? आप लोग बताएंगे, मैं बताऊं? डी होगा, बता दिया। सी लग रहा है, 3 3। सबसे मेन कमीशन कौन सा है इसमें से? राधा कृष्णन है। मेन कमीशन बोला मैंने, जिसमें पांच सबसे है। बड़ा 4, एग्जैक्टली मेन कमीशन, ये अरे इसका सॉरी सारा तो रोल इसका, सर, इसके बगैर हम कहीं नहीं। तो आखिर को आप थोड़ी देर के लिए लाइट ले सकते हो, कोठारी सबसे मेन है, इसलिए भी कहा था कि कुछ यूनिवर्सिटीज को सीनियर यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया, यानी वो मेन होंगी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश्ड इन 1857, ये हम कर चुके हैं, जल्दी से बताइए। बीएमडब्ल्यू से कुछ कनेक्ट किया था? कैलकाटा यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। भूल गए ए मतलब? बी, ए बी सी। जिसको मैंने बीएमडब्ल्यू से बीएमसी हमने किया था, और बीएमडब्ल्यू अभी पीछे कुछ गुजरा, याद है? वो था 1916। बी एम डब्ल्यू वीमेन कॉलेज था एक, एस एन डी टी कुछ था, ये बॉम्बे, ये मैसूर यूनिवर्सिटी।
फौरन कोई रिकॉल कीजिए, नहीं याद आया पीछे जाके देखिए जब आप लोग सेल्फ पढ़ाई करेंगे, हम कर चुके इसलिए मैंने स्किप किया ये वाला टाइम। आपको मैच करना है स्कॉलर्स और उनके जो स्पेशलाइजेशन था वो भारत, ग्रामर, भट्टाचार्य, हाँ मैकॉले, अभी देखो ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं ये सवाल गलत हो गया, इसको हाँ छोड़ दीजिए, ये वही वाला सवाल था, गलत कर दिया। अच्छा द हिंदू व्यू, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द two statements, Hindu view of communication is based on the percept that reality is undivided. रियलिटी जो है वो बस है, वो अनडिवाइडेड है, उसको आप पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, या तो पूरा सच या पूरा नहीं सच है। अकॉर्डिंग टू द एंशियंट हिंदू व्यू, लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ एक्वायर, मीन्स टू एक्वायर नॉलेज, नॉलेज हासिल करने का एक जरिया है लैंग्वेज। ये बताइए हिंदी व्यू हिंदू फिलोसफी पे चल रहा है, यही मैं आपको बताती हूँ कि सेंटर की हुकूमत की सोच क्या है, उसी हिसाब से सवाल बनते हैं। बताएं। बोथ आर ट्रू। बाकी लोग क्या कहते हैं? मैम रियलिटी इज अनडिवाइडेड, बाकी वो तो रियलिटी, है ही ठीक। फिर डाउट आपको इसमें आ रहा है? जी दूसरे वाले में डाउट है? नहीं मैम, दूसरा तो ठीक है। दोनों ठीक है? मैम पहला ये जो, मैम ठीक है दोनों, लग तो हिंदू व्यू ठीक के ही है। हिसाब से ट्रूथ अनडिवाइडेड है, जो है वो पूरा सच है, जो है वो पूरा सच नहीं होगा, ठीक है। और ये सोर्स है, ये हमेशा से यही जवाब है, ये सोर्स ही समझा जाता है सभी के यहाँ, सिर्फ हिंदी व्यू के यहाँ नहीं। तो बोथ आर करेक्ट। उसके बाद है, आप लोग को जरा मेरे साथ आज कोऑपरेट करना है, ये प्लेजरिज्म है, ये उसका रिसर्च का क्वेश्चन वही देखिएगा, ठीक है। रिसर्च पे बहुत क्वेश्चन आए हैं, ये मैंने कन्वर्ट जब किया है तो पीडीएफ किसी दूसरे उसको, पहले ये हम देख चुके थे, ठीक है। द पिछले उसमें जो मैंने ब्लू किया बस हम वही देख रहे हैं, क्योंकि हम वो सब छोड़ चुके थे। विच वॉज फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, का पहला एजुकेशन कमीशन क्या था आजाद हिंदुस्तान का? राधा कृष्ण कमीशन। वेरी गुड। जिसका दूसरा नाम है, बोले। एजुकेशन एजुकेशन कमीशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सबसे पहले आया, मतलब सबसे पहले हमने यूनिवर्सिटी की बात शुरू कर दी थी, उसके जो वो थे वो राधा थे। इन द अर्लियर डेज ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया द फोकस वाज मोस्टली ऑन डिसिप्लिन। जब शुरू शुरू में हिंदुस्तान में जो तालीम होती थी, पढ़ाई होती थी, वो फोकस किस डिसिप्लिन पे था? एग्रीकल्चर पे था, मेडिसिन पे था, आर्ट्स पे था, या लॉ पे था? इसमें से आपको डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है, किस पे फोकस था आप? पे था शायद हाँ हायर एजुकेशन ना, हाई सॉरी, फोकस हाँ, आप अपनी जिंदगी से भी कनेक्शन इसका जवाब बना सकते हैं। एग्रीकल्चर होगा, आर्ट्स, मेडिसिन, आर्ट्स होगा, मेडिसिन। हाँ, अपनी जिंदगी मेडिसिन। से कनेक्ट कर लिया है उसने। आर्ट था, आर्ट डिसिप्लिन आर्ट था, इसके अंदर आने वाली चीजें। अर्लियर डेज में आर्ट था हमारा, फिर हम धीरे धीरे अब आगे बढ़े, है ना। ये जनरल कर दीजिए इसको, आप एंशियंट एजुकेशन पे नहीं ले जाइए, ये अब नॉर्मल जनरल आपसे कॉमन क्वेश्चन हो कि सबसे पहले हम लोग अपनी लाइफ से भी कनेक्ट करें, तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा आर्ट्स में बच्चे जाते थे, स्टिल जा रहे हैं, हम आगे अब बढ़े हैं तो मेडिकल और इंजीनियरिंग का क्रेज आया है लोगों में, वरना वो आर्ट्स था। तो डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इसमें था। Who among the following enunciated a new policy on agriculture and create a central institute? एग्रीकल्चर पे इन्होंने फोकस किया था, और इसी एग्रीकल्चर के लिए एक मरकजी इदारा बनाया था पूसा में, ये तो जगह का नाम है, वो कौन है? लॉर्ड कर्जन। आप सबके फेवरेट लॉर्ड कर्जन ने इस पे फोकस किया था, क्योंकि उसको पता था कि हिंदुस्तान के पास ये जो बोलते हैं ना वो लोग, सोने की चिड़िया, इसलिए क्योंकि इसकी जो पैदावार थी, जरखेजी थी, वो कमाल थी, अभी भी स्टिल है, लेकिन अब बहुत असर पड़ा है चीजों पे, डेवलपमेंट ने मुतासर किया। ओके, द आइडिया ऑफ एबोलिशन यानी खत्म करना ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ एजुकेशन लाइक यूजीसी, AICT, NCTE is based on the assumption that such multiple bodies are professionals in India. ठीक है, इसको जो अबोलिश करने का आइडिया आया है, ये इसलिए आया है कि ये प्रोफेशनल्स बॉडी है, इसीलिए बस इसको खत्म कर दिया जाए, क्या यही वजह है? दूसरा, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज अपोज्ड द आइडिया, मुखालफत की है, of abolition of regulatory bodies as it would affect the role of apex regulatory body of legal. बार काउंसिल ने कहा है कि उसको नहीं किया जाए उस बॉडी को, क्योंकि उससे नुकसान होगा, उससे ये होगा कि रेगुलेटरी बॉडी
का जो काम है और जो उसका असर है वो उससे मुतासिर हो जाएगा। तो इसने कहा कि मत कीजिए, अपोज किया उसने इस आइडिया को, अबोलिशमेंट के आइडिया को उसने अपोज किया है। और पहला पॉइंट ये है कि अबोलिश क्यों करना है, क्योंकि वो प्रोफेशनल बॉडीज है। बताइए। तो एबॉलिश भी किया गया है, फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ मतलब ऐसा कोई। अरे हमने देखा ना, न्यू एजुकेशन मैं तो पॉलिसी ने फिर कहा है ना कि खत्म करके फिर बनाएंगे कुछ और नई बॉडीज लाएंगे, जो जनरल होंगी वो कैसे डील करेंगे। पढ़ा तो था हमने वो NEP 20 में, याद है आपको? नहीं, याद नहीं आ रहा है। फिर आप, हाँ बताइए। बट यूजीसी को एबॉलिश करेंगे? और इस सब को खत्म करके मेन बॉडी बनेगी, हम इसको डिस्कस किए हैं। क्या मेरा पढ़ाना आपको समझ नहीं आ रहा? नहीं, ये टॉपिक याद नहीं आ रहा मैम। ठीक है, इन सबको एबलिश करेंगे, ये तो डन है, NEP ने कह दिया है। अब करने का जो रीजन है, क्या वो ये एक रीजन है? ये जानना है आपको। देखिए, हमने बॉडीज ऑफ देखा था कि प्रोफेशनल्स। सबको हैंडल करेगा और सिर्फ मेडिसिन और इसको लिए अलग रहेगा। मेडिसिन और बार काउंसिल अलग हो गया उसमें से, बाकी सबको एक जगह पे लाएंगे। याद है आपको? ये पॉइंट बताए थे मैंने कि ये दोनों निकल गया है उस जनरल वाली बॉडी से, ये दो नहीं। तो बार काउंसिल ने तो इख्तलाफ ही कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मेरे लीगल काम अलग तरह के होते हैं, तो मुझे अलग रहने दीजिए। तो इसको मान भी लिया गया। इसी तरह मेडिसिन ने भी कहा उसका काम बहुत अलग तरह का है, अलग फील्ड है उसका, तो उसने कहा कि हमें अलग। तो इन दोनों को अलग रखा गया, बाकी सबको एक बॉडी के अंदर में हैंडल किया जाएगा। तो यही ये सही है, वो था करेक्ट। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो आप लोगों को याद नहीं है। एम आई ऑडिबल? यस मैम। समझ आ गया? जी। एक मेन बॉडी बन जाएगी जो सबको हैंडल करेगा। पिछले सालों में सवाल आया है, दो कौन से अलग है, ये सवाल आया था। तो मेडिसिन और बार काउंसिल अलग है उसमें से, बाकी सब एक के अंदर में आएगा। इन सबको अबिलिश किया जाएगा, ये सब प्रोफेशनल बॉडीज है। इन सबको इस तरह की हैंडल करने के लिए एक कॉमन बॉडी बन रही है NEP के अकॉर्डिंग। तो बोथ करेक्ट। और ये दोनों को याद रखिएगा, सवाल आ सकता है फिर से किसी और तरीके से। और अगर मैंने आपको उस टाइम बताते हुए मिस किया हो तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत अहम है। अच्छा, व्हाट वर द इनिशिएटिव्स ड्यूरिंग द सेकंड 5 ईयर प्लान्स? फिर से ये दूसरा इम्प्रूवमेंट टेक्निकल एजुकेशन के लिए इसने क्या किया था? क्लोजर ऑफ नॉन परफॉर्मिंग इंजीनियरिंग, बंद कर दिया जाए नॉन परफॉर्मिंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस को। IIT मद्रास को बनाया जाए। इम्प्रूवमेंट एग्जिस्टिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के इम्प्रूवमेंट के लिए स्कीमें तैयार की जाए। स्टाइपेंड बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, पैसे देकर बच्चों को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाएं। आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट को पैसे देकर बुलाइए, ट्रेन कीजिए, फिर उनको भेजिए। एट सेलेक्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, सेलेक्टिव टेक्निकल एजुकेशन इन द कंट्री। जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है, बहुत ही कमाल के स्टूडेंट्स हैं, ज़हनी और महारत रखने वाले, उनको आप पैसे दीजिए, सपोर्ट कीजिए इकोनॉमिकली, और फिर उनको अपने इदारों में बुला के ट्रेनिंग दीजिए। प्लान टू एस्टेब्लिश अ सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, के लिए एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट बनाएंगे। सेकेंड 5 ईयर प्लान आपको पता, हम इतना डीपली इसको नहीं देखे हैं, तो इसमें से बस A नहीं है, ये बंद करने की इसने बात नहीं की है, और ये सब इसकी रिकमेंडेशन थे। ठीक, हमारा आंसर ये A नहीं था। बंद करने, क्लोजर की बात इसने नहीं की थी कि इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद करने की बात इसने की। द यूनियन गवर्नमेंट मैंडेट फॉर हुमायूं कबीर कमेटी की एक नई कमेटी दिख गई जो हमने नहीं देखी थी, इसके मैंने शॉर्ट नोट्स यही पे ऐड किए हैं। टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटी, सेटिंग अप अ न्यू यूनिवर्सिटी, मतलब प्राइवेटाइज कर दीजिए, नई यूनिवर्सिटी बनाइए, कॉरेस्पोंडेंस कोर्सेज शुरू कीजिए, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को फंड कीजिए। मैंडेट, तो मुझे जब इसका जवाब, मैंने जब इसको सर्च किया है, तो मुझे तो पता है कि मैंडेट किया था सबके लिए, मतलब ये चारों काम उसको दिए थे। ठीक है, लेकिन मैंडेट का मतलब है कंपलसरी कर देना, जरूरी करार देना इसमें से एक को। ये सारा काम उसने दिया था। देखिए, ये जो हमारी कबीर कमेटी है, इसी की डिटेल्स ली है मैंने। 64 में बनी थी, 66 में सबमिशन किया। इसने क्यों किया था? रिव्यू द स्टेट ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन की क्या हालत है उसको रिव्यू करने के लिए बनाया था। और एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज ऑफ प्राइवेटाइजिंग पब्लिक यूनिवर्सिटीज, एक काम था इसका। यूनिवर्सिटी के बनाने की इम्कान क्या, कैसे हैं, कितने हैं, क्या है, उसके लिए कॉरेस्पोंडेंस कोर्सेज शुरू करने के लिए, और फंडिंग, इन सब कामों के लिए किया था। लेकिन मेन डेट जो था ना, बिल्कुल जरूरी और वाजिब इसका एक काम था, वो था
न्यू यूनिवर्सिटीज के सिटिंग के लिए, वैसे सब कामों के लिए बनाया था। इज इट क्लियर? जब ये हम कर चुके हैं इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। फाइंड आउट क्रोनिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग ओपन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। ये सवाल है आप लोगों के लिए बहुत ही दिलचस्प और अच्छा। बताइए। कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी, क्रोनिकल राजश्री। मतलब सबसे फर्स्ट जो बनी है ना, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट तरतीब। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी नहीं, ओपन यूनिवर्सिटी से है। ओके, ओपन यूनिवर्सिटी से फंस गए ना आप? कंफ्यूज। जी हाँ, ओपन में तो याद आ गया फिर। मैम फर्स्ट ई है ना? हाँ बताइए, मैं क्यों बताऊँ, ट्राई कीजिए फिर मैं ई बताऊंगी। तो फिर डी होगा, फिर ए होगा, ई तो एक ही है। बट एम ये तो मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी एक है। आपको क्या लग मैम रहा है ये फर्स्ट? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सही तरतीब से जो सबसे पहले आया है। हाँ, तो नालंदा फर्स्ट है ना? नालंदा फर्स्ट है क्योंकि 1987। ठीक है। कर्नाटका 92। सुभाष यूनिवर्सिटी 97। कितने सालों के बाद? इसमें 100 साल, 100 साल से कम, 90 साल का डिफरेंस दिख रहा है। अच्छा, बताइए टंडन यूनिवर्सिटी। अब आप लोग तरतीब दीजिए। तो आप 87, 91, 92, 97, फिर 99। मतलब ये 90 नहीं है, ये 18 है। हाँ ये सॉरी 18 होगा, तभी सबसे पहले जाएगा। 1887। बताएं, अभी भी नहीं समझ आया? हम पहले ऑप्शन से ही तो आ गया तो आंसर। हाँ पहले ऑप्शन ऑप्शन सही था, लेकिन आपको तो पता तो होना चाहिए। जी। चलिए ठीक है, ऑलराइट। तरतीब से लिख लीजिए तो याद रहेगा, ये हम देख चुके हैं इसलिए मैंने स्किप किया है। हु अमंग द फॉलोइंग एंशिएंट थिंकर्स रोट ट्रेटा सब्जेक्ट ग्रामर, ये भी हम देख चुके थे। ग्रामर पे किसने काम किया था? हाँ ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। देयर इज एन ओपिनियन दैट इंडिया डज नॉट हैव अ रोबस्ट एंड होलिस्टिक रेटिंग सिस्टम। इंडिया के पास एक बेहतरीन और होलिस्टिक रेटिंग सिस्टम नहीं है हायर एजुकेशन के लिए, एंड द प्रेजेंट सिस्टम इज सस्पेक्टेबल टू वेरियस इंटरप्रिटेशंस ऑफ क्रेडिबिलिटी। जो आपके पास प्रेजेंट सिस्टम है वो सिस्टम इज सस्पेक्ट टू वेरियस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रेडिबिलिटी के लिए, बहुत सारी जो इंटरप्रिटेशन होते हैं, मतलब उसकी जो मीनिंग निकलते हैं, उसके लिए सस्पेक्टेबल है। सस्पेक्टेबल आप में से किसको समझ नहीं आया वो बताइए, जल्दी से रिस्पॉन्स किया करें जरा। मैम ठीक है, ये तो हो गया ना, शक के नजर से देखना। मतलब हाँ बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। सस्पेक्ट बोलते हैं ना, वो सस्पेक्ट है। और नैक रेटिंग सिस्टम शुड बी अडॉप्टेड बाय ऑल अदर कंट्रीज। सारी दुनिया के मुल्कों को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, एज इट इज अ परफेक्ट सिस्टम इन एवरी एस्पेक्ट। हर तरह से ये बेहतरीन है, इसीलिए सबको, पूरी दुनिया को इसको, हर मुल्क को इसको ले लेना चाहिए। बताइए क्या सही है क्या गलत? नैक का बड़ा सिस्टम तो इतना सही अच्छा दिख रहा, वो नेशनल इंडिया का है ना, है। अदर कंट्रीज क्यों करेंगे? वेरी गुड। मैम बोथ आर इनकरेक्ट पहला क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज इंडिया डज इंडिया नॉट हैव। बिकॉज इंडिया हैव नहीं मैम, ये तो ठीक है। मैम ये है, ए वाला सही है, बी वाला गलत है, स्टेटमेंट वन सही है। रोबस्ट एंड हॉलिडेज होलिस्टिक रेटिंग। रेटिंग सिस्टम है हायर एजुकेशन के पास। ये ट्रू है और ये फॉल्स है। नहीं है हमारे पास।
क्योंकि उसके कुछ कुछ जो पॉइंट्स है ना, इसका जुमला, दूसरा जुमला देखिए ना, अगर हमने बोल दिया कि परफेक्ट है ऑल एस्पेक्ट से, तो फिर दूसरा सस्पेक्टेबल क्यों हो जाएगा? कुछ पॉइंट्स पर वेरियस इंटरप्रिटेशन में उसकी जो क्रेडिबिलिटी के पॉइंट्स हैं उसमें कुछ में उस पर शक व शुबहात होते हैं, तो फिर ये दोनों जुमले में ही, एक ही जुमले में तजाद आ जा रहा है। उसके कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो सस्पेक्टेबल है या फिर मतलब मशकूक है, इस वजह से डज नॉट है। नहीं समझ आया आपको? लग रहा है कि है परफेक्ट है? हमने भी अभी तक जो देखा हम लोग परफेक्ट समझते हैं, लेकिन अभी उसके कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको बेहतर की जरूरत है, और इसी वजह से उसको चेंज कर दिया गया। बताइए क्या आएगा उसकी जगह नया? अगर एनी परफेक्ट होता तो चेंज क्यों होता? क्या आएगा मैम, नया? इससे ज्यादा मतलब मैं तो समझता हूँ कि हाँ है नहीं, बट मैं देखा नहीं अच्छे से। नया क्या आ रहा है ये बताइए, रिप्लेसमेंट क्या हो रहा है? मैम एजुकेशन पॉलिसी नया ए सी की जगह को क्या आ रहा है? NOC आ रहा है फिफ्थ। बस तो NAC। रिप्लेसमेंट तभी तो जब कर रहे हैं ना आपके बेहतर करेंगे, अगर वो परफेक्ट ही हो जाएगा तो बेहतरी रिप्लेसमेंट क्यों होगा? तो आप यहाँ से इस बात को समझ सकते हैं कि कुछ कमियां उसमें हैं थोड़ी बहुत, जिसको हम मजीद बेहतर, और वो हर दिन की बेहतरी होती है, क्यों इस चीज को परफेक्ट समझ लेंगे तो हम नहीं आगे बढ़ सकते, इसलिए सॉरी, कुछ ना कुछ कमी होती है तो हम उसको बेहतर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारा नहीं है अभी एकदम 100% सही, इस वजह से पहला सही हो गया, और दूसरा इसलिए कि पूरी दुनिया क्यों हमारे प्लान को लेने लग गई, हम भी तो किसी के नहीं लेंगे, वो उनकी उनकी जगह के लिए बेहतर होता है। ये अच्छा क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। इंस्टीट्यूट कराने के लिए फिर से तरतीब दीजिए। ये हम पढ़ चुके हैं तफसील से। ICSSR, CSIR, IAAS, HR यानी हिस्टोरिकल रिसर्च, PR यानी फिलोसफिकल रिसर्च। बताएं तरतीब देना आप लोगों ने, एक बता दीजिए पहला बस। बहुत टाइम हो गया, कोशिश कीजिए, आप लोग ट्राई कर रहे हैं ना? एक्चुअली नोट्स मेरे पास नहीं है और मैं देख रही बाहर हूँ मैं। यस मैम। मैम बट कैसे? फिर भी बहुत सारे देखने के लिए CSIR 1942 में है। CSIR आपने कहा है, बहुत अच्छे, 42। जी मैम। और इसमें ICC ये दोनों इजी है शायद याद रखना। ICHR ये शिमला वाला बताइए। अब ICSSR क्या बना जवाब? बी एक ही में आ रहा है, पहले से ही आपको आंसर मिल जाएगा। जी। बी एक ही में पहले नंबर पर है ना, 42 सबसे पीछे जा रहा है, बस अगर इतना भी पता हो तो। ये सब बहुत मुश्किल चीजें याद रखना, इसलिए मैंने कहा शॉर्ट लिस्ट बनाते जाइए हर चीज की। ये सब पढ़ चुके थे हम लोग। ये देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर विजुअलाइज्ड बाय द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 86? किसको परखा गया था, जांचा गया था, महसूस किया गया था, देखा गया था, सब मीनिंग बता सकता है। विज अविज का मतलब होता है रिगार्डिंग, के मुतालिक, हायर एजुकेशन के मुतालिक, किस चीज को विजुअलाइज किया गया था, महसूस या देखा गया था? हायर एजुकेशन पॉलिसी 1986 में। कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन को पूरी तरह से प्राइवेटाइज कीजिए। कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस को मजबूत कीजिए और एक्सपैंड कीजिए, बढ़ा दीजिए, फैलाइए उसको। टीचर्स को ट्रेन कीजिए, ऑटोनॉमस कॉलेजेस बनाइए, रिसर्च को स्ट्रेंथन कीजिए, मजबूत कीजिए। बताइए। BC तो लग रहा है मैम के है, क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ इंस्टीट्यूशन है और ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स तो है उसमें। बी और सी, वेरी गुड, आगे चलिए। रिसर्च की तो बात नहीं हुई थी वेरी और गुड, बस एक प्राइवेटाइजेशन की भी निकाल बात दीजिए। नहीं हुई थी। किसकी नहीं बात हुई थी? B रहेगा। रिसर्च की हुई थी, रिसर्च की हुई थी, ऑटोनोमस की बस भी हुई थी। ये निकल गया था। रिसर्च की भी हुई थी, तो बी सी डी और ई है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, रिसर्च की भी इसे बात की थी। क्लियर?
ये देखिए, ये एक नया कमीशन आ गया था, इसलिए मैंने इसको जरा सा ऑफ द फॉलोइंग कमीशन कमेटी रिकमेंडेड द क्लोजर ऑफ सब स्टैंडर्ड कॉलेजेस बिफोर इंडिपेंडेंस। आजादी से पहले जो सब स्टैंडर्ड कॉलेजेस थे उसको बंद करने की बात की थी। ये था लेह कमीशन था एक, जिसको हमने पढ़ा नहीं था, तो मैंने यहीं ऐड किए हैं कुछ नोट्स। ठीक है, 1902 में अभी हमने पीछे इसके मतलब एक पॉइंट देखा है, जिसके बाद 1904 में एक्ट आ गया था, यूनिवर्सिटी एक्ट आया था। एग्जामिनेशन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर इंडियन इंस्टीट्यूशन को एग्जामिन करने के लिए, चेक करने के लिए आया था। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इसी 1902 के इस रिकमेंडेशन के बाद ये एक्ट बन गया था, यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 बन गया था। ठीक है, इसने अलाउ किया था 50 से 100 उसको फेलो का मतलब हुआ वही क्या बोलते हैं, एफिलिएशन, 50 से 100 तक ही लेके जाइए। और ये अभी भी आया है रिकमेंडेशन, नया भी नहीं है। ठीक है, मैम दोबारा समझाना ये कमीशन। ये कमीशन जो 1902 में, इसी के रिकमेंडेशन पे 1904 का यूनिवर्सिटी एक्ट बन गया था, पास हो गया था। पहला पॉइंट। दूसरा, इसने 50 से 100 तक की ही एफिलिएशन फेलो की बात की थी। ठीक है, इसने कहा था कि 20 इलेक्टेड फेलोज होंगे फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, खास तौर से बॉम्बे यूनिवर्सिटी के लिए 20 की इजाजत दी थी इसने। मद्रास कलकत्ता के लिए भी, ठीक है ये गलत था, बॉम्बे मद्रास और कलकत्ता को 20 की इजाजत दी थी इसने। ठीक है, वो फेलो को, और बाकी जो जितनी जनरल यूनिवर्सिटीज है उसको 15 ही की इजाजत दी थी। आया क्यों था? एग्जामिन करने के लिए प्रेजेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, एजुकेशन को नहीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इसने करना था एग्जामिन। इज इट क्लियर? यस मैम। ऑल राइट, अगला ये हम देख चुके हैं, इससे मैंने आंसर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज एस्टेब्लिश्ड बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया। अभी हमने सबकी डेट देखी, क्विकली बताइए। एचआर और पीआर बता AICTE। दीजिए। ठीक है, ये तो 45 याद आ गया आपको। एचआर और पीआर बताइए, अभी पीछे देख कर आए। एम आई PR रॉन्ग? 77, और एचआर HR 72। 72, SICCR 69। वेरी गुड, जबरदस्त। रिकॉल कीजिए, रुक के तभी कर पाएंगे, ऐसे ही याद होती हैं चीजें। जी बताइए। सेकंड ऑप्शन। हाँ बिल्कुल, जवाब हमारा ये था, हमने बस डेट देख लिया ताकि रिकॉल हो जाए एक बार। बिल्कुल सही, परफेक्ट, ये हम कर चुके थे ऑलरेडी। द कॉलेज दैट वाज एक्सक्लूसिवली मीन फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सही है, सॉरी पी इरेज हो गया, बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी एक कॉलेज था जो हिंदुस्तान की जो उसूल जवाबते तहजीब और सकाफत है उस पे बहुत ज्यादा फोकस्ड था। ठीक है, पूरी तरह से। वो कौन सा था? फैक्ट बेस्ड है, मुश्किल हो सकता है आपके लिए। दिल्ली कॉलेज इंदौर जो था ना, वो हिंदुस्तान के प्रिंसिपल्स को लेकर बहुत सीरियस था और बहुत फोकस्ड था इसके लिए। Which of the following was the recommendation of Radha Krishnan Commission यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन रिगार्डिंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, ये बहुत बहस हुई है पुराने हमारे एजुकेशन सिस्टम में। बताइए। द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन शुड बी इन रीजनल, इलाकाई जबान में होगी। हायर एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इमीडिएट स्टेप शुड बी टेकन टू प्रिपेयर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनल्स इन फेडरल लैंग्वेजेस। ओके, ऑल राइट, फौरी तौर पर कुछ इकदाम किए जाएं ताकि टेक्निकल और साइंटिफिक जो टर्म्स होते हैं उसको हमारी जबान में कन्वर्ट कैसे किया जाए, इस पे हमने तफसील से बात की थी। इसके लिए पूरी टीम बैठी हुई होती है, पूरे साल काम करती है वो, जब भी कोई नई इजाद। मैंने अरबी में भी आपको बताया था, सीरिया में उसका एक इदारा है और एक है लेबनान में, इसी तरह हिंदुस्तान में भी काम करता है। ऑल द फेडरल लैंग्वेजेस यानी जो हमारी जबानें हिंदुस्तान की जितनी भी, मस्ट बी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट में, सबको लिख दिया जाए। इंटरनेशनल एंड साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज वर्ड्स शुड बी अवॉइडेड, उसको पूरी तरह से अवॉइड ही कर दिया जाए, हम उस पर कुछ काम ही ना करें। और इंग्लिश शुड बी बैनिश्ड फ्रॉम द हायर एजुकेशन फील्ड इन इमीडिएटली, हायर एजुकेशन से फौरी ये तो तौर नो पर है। नहीं, एक सेकंड, ख्याल रखिए थोड़ा सा, आप जल्दी करो। हायर एजुकेशन से फौरी तौर पर इंग्लिश को हटा दिया जाए। इसने कहा था कि फौरी तौर पर मत हटाइए, मुझे ऐसा याद है, वैसे आप बताइए पहले जवाब, फिर मैं बताऊंगी। एक बार इसमें मीडियम, ये तो सही है। आपने कहा कौन सा वाला सही है, ए बी सी डी में से तो बी? नहीं नहीं, मतलब स्टेप पॉइंट्स देख रहे हैं मैं, ये तो सही लग रहा है। रीजनल लैंग्वेज में बात हुई थी हायर एजुकेशन में। बी भी सही लग रहा है।
इन्होंने कहा था कि देवनागरी में लिखना है, ठीक है, तो सी सही है बिल्कुल, बी आपको सही लग रहा है बिल्कुल। ये हमने डिस्कस किया था ना कि साइंटिफिक के लिए हमारे पास टीम बैठेगी और इस तरह अरबी में भी बैठी हुई जी। होती है, तो ये बात इन्होंने की थी। उस टाइम से पहले ऐसा काम होता नहीं था, इसका रिकमेंडेशन था ये। अब ये वाला देखिए आप। रीजनल लैंग्वेज में तो बात हो रही थी कि रीजनल लैंग्वेज में भी हाँ, इसने करना तो कहा ही था चाहिए। यूनिवर्सिटी, क्योंकि हम फौरन आजादी के बाद जब आए थे अपना सिस्टम शुरू करने लगे, तो हमने कहा था अपनी जबान की ही बात करेंगे ना, पीछे तो सारे इंग्लिश इंग्लिश कर रहे थे, तो अब हमने पहली दफा कमीशन बनाया तो हम यही बात करते कि हमें अपनी जबान को बढ़ावा देना है। तो जाहिर सी बात है पहले कमीशन में यही बात की थी। और एक पॉइंट देखिए, इसका जो रिकमेंडेशन था, आपको जो कंफ्यूजन थी, इसने अवॉइड का लफ्ज आ गया। साइंटिफिक को कैसे अवॉइड करेंगे, ये गलत, तो ये सही नहीं होता, हमने तो यहाँ इसको सही ले लिया, तो ऑब्वियस है कि ये क्रॉस चला गया और खुद से ही होगा। ऑटोमेटिकली। अब यहाँ देखिए, इसने कहा था कि इमीडिएटली मत हटाओ, इमीडिएटली हटाओगे तो नुकसान होगा। इसने कहा था आप उसको स्लोली कम कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली इमीडिएटली फौरी तौर पर बैन मत कीजिए, ये गलत हो जाएगा सिस्टम के लिए, तालीमी निजाम के लिए। ठीक है, ये हमने जुमला पढ़ा था, भूल गए आप लोग, दोबारा इसको याद है, रिवाइज मैं करें। याद है। ठीक है, तो हमारा ABC और यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्या है पारी विदास, मुझे लग रहा है आप आज बिजी हैं। नो मैम, यहाँ पे शोर है थोड़ा। अच्छा, ये एक वो बेचता है, ये आप लोग पढ़ेंगे गालिबन, इससे बहुत क्वेश्चंस उठे हैं, लेकिन रिसर्च से रिलेटेड उठे हैं, तो मुझे लगा कि आप लोग शायद वहीं कवर करेंगे, अगर जरूरत देखेंगे आप लोग PYQs में, तो रिसर्च से ही मतलब लिखा, लेकिन एक पॉइंट आ गया था तो मैंने इसको ले लिया है कि अकॉर्डिंग टू UGC रेगुलेशन एक्ट 2018 ऑन प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी, द इंस्टीट्यूशन एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल विल कंसिस्ट ऑफ, एक पैनल बैठेगी, इंटीग्रिटी का मतलब वो सब इंटीग्रेट करेंगे, शामिल करेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, तो उसका जो पैनल एक होगा वो कितने नंबर पर मुश्तमिल होगा। ये एक्ट आपको रिसर्च से बहुत क्वेश्चन आया प्लेजरिज्म से, तो ये आप लोग को वहाँ देखना ही पड़ेगा मुझे लगता है, लेकिन 2023 जून के सवाल में बहुत देखे गए, आपका दिसंबर में कम था, आप देखिएगा तो इसके 4 मेंबर्स इससे बोले थे होने चाहिए। इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमी जो पैनल इनका है उसमें कितने मेंबर थे, ये सवाल था, ठीक है, उस पैनल में इनके हिसाब से 4 होने चाहिए। ये हम कर चुके हैं, ये भी हो चुका था। ये देखिए, in ancient times नालंदा attained greatest and most brilliant achievements in the field of logic। नालंदा को लॉजिक में सबसे बेहतर समझ लीजिए आप, जितनी यूनिवर्सिटी से सिंपल बोलो तो। दूसरा, ईच प्रोफेसर इन नालंदा हैड चार्ज ऑफ 1 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट एक ही पढ़ाते थे, मिक्स नहीं चलता था। अब बताइए, पहला तो सबसे बेस्ट है क्या लॉजिक के मैदान में, ये इसका एक पॉइंट था जिससे आप लोग रिकॉल करेंगे तो याद कर पाओगे, वो बहुत बड़ा पॉइंट है। लॉजिक में हुआ ना। हाँ, लॉजिक में क्या ये बेस्ट था, इसका ब्रिलियंट अचीवमेंट रहा है, ऐसा है। नालंदा लॉजिक 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 यस मैम, लॉजिक रहा है। वेरी था गुड, ना। क्योंकि यहाँ पे वो था ना, एक नया पूरा वो आया था ना, लॉजिक का तो एक ब्रांच ही यहाँ से शुरू हुआ ना, याद आया आप लोग को, क्या कहते हैं उसको, नया या लॉजिक जो है ना फिलोसफी, वो यहीं से तो शुरू हुई थी, तो उस पे काम हो रहा था, तभी तो कोई नया फलसफा आया। अच्छा, दूसरा देखिए, हर एक प्रोफेसर के अंडर में सिर्फ एक सब्जेक्ट होता था। नहीं, ये गलत लग रहा है, लोग वर्सटाइल थे ना। नहीं, वो यहाँ पढ़ाने के लिए वो वर्सटाइल थे, नॉलेजेबल बहुत होते थे, सारे एस्पेक्ट्स को जानते थे, लेकिन सिस्टम को बेहतर रखने के लिए वो स्पेसिफिक तरीके से चलते थे, एक को एक ही सब्जेक्ट देते थे। चार्ज उनके पास एक ही का होता था, चार्ज देखिए, ठीक है, इज इट क्लियर। वो वर्सटाइल अपने आप में तो होते थे बहुत, लेकिन उनको यूनिवर्सिटी एक ही का चार्ज देती थी, जैसे अभी नई एजुकेशन पॉलिसी काम करती है कि ताकि वो बेहतरीन रिजल्ट दे सके, बजाते खुद इंफरादी तौर पर वो होते थे। ये हम देख चुके हैं, इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ, ये भी देख चुके हैं। नहीं, ये सवाल आपका इम्पोर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज इज लीस्ट, सबसे कम है, ये आपको बताना है जल्दी से मुझे, इन नंबर इन इंडिया। बहुत आसान है, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। मेरे ट्राई ख्याल करें। से प्राइवेट होनी चाहिए। अल्लाह अकबर, हालांकि प्राइवेटाइजेशन का तो जमाना चल रहा है हिंदुस्तान में। लीस्ट इन नंबर, लीस्ट लीस्ट डीम्ड हो गए सबसे मेन यूनिवर्सिटी कौन सी होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बस, तो उस पे काम कम होता है ना, वो सबसे मेन होती है, उस पे सिस्टम को बड़े तौर पर चलाना पड़ता है, उसको निजाम बहुत वो चाहिए, बाकायदा अच्छा, चाहिए। लीस्ट है ना। लीस्ट है, अस्तगफुरुल्लाह। आसान था क्वेश्चन, क्योंकि इसको बनाना, इसको मैनेज करना, इसको चलाना मुश्किल है ना, उसका शुरू करना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने में टाइम लगता है, बाकी सब बन जाती है इजीली, तो लिस्ट वही है अभी, ये हम देख चुके हैं, इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ। द प्राइमरी मेथड ऑफ टीचिंग इन तक्षशिला, तक्षशिला में प्राइमरी मेथड क्या था टीचिंग का, बताइए। आसान है, डिमॉन्स्ट्रेशन था, यानी करके दिखाना,
डिबेट डिस्कशन, प्रोजेक्ट, क्वेश्चन आंसर। बताएं। डिमॉन्स्ट्रेशन था या नहीं, अलग कर दीजिए, पहले एलिमिनेट करिए, समझ आएगा। प्रोजेक्ट था क्या उस जमाने में, डिमॉन्स्ट्रेशन था, मेन प्राइमरी मेथड बोल रहे हैं। तक्षशिला डिबेट एंड डिस्कशन था मैम। वेरी गुड, मेन यही था इसका सबसे ज्यादा, फिर क्वेश्चन आंसर भी था। प्रोजेक्ट तो सिरे से ही अलग कर दीजिए, डिमॉन्स्ट्रेशन बहुत कम था, डिबेट और डिस्कशन मेन था, सारी तकरीबन यूनिवर्सिटी में डिबेट और डिस्कशन मेन था। इंडिया हैज सेंटर ऑफ लर्निंग सिंस एंशियंट टाइम्स, क्या सही बात है? क्या सेंटर तालीम का हाँ मेन सोर्स था मरकज है? था वेरी गुड, सेंटर था, दूसरे जगह से आते थे लोग। ठीक है। इनके जो इनके इंस्क्रिप्शंस थे, यानी लिखी हुई चीजें थी, वो स्टोन पर, कोपर पर, लीफ पर, रिकॉर्ड्स एंड ये भी सही स्क्रिप्चर्स है। अबाउट, ये भी सही, इस सब चीजों पे लिख लिख के जमा करते थे अपनी नॉलेज को, क्योंकि किताबें छपती नहीं थी, पेजेस होते नहीं थे, तो ये इस तरह से जमा करते थे अपनी। तो ये दोनों ही सही है, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। extremely tired. A section of, ये important question हो सकता है, a section of Muslim community opened a number of Azad schools in Uttar Pradesh and led by Maulana Muhammad Ali in 1920 established 1920 established the Jamia Millia Islamia और Muslim National University in which of the following Indian city। एक गाँव शहर है उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बहुत से लखनऊ। आजाद नंबर ऑफ आजाद स्कूल्स खुल गए, उसके बाद उसी को मौलाना मोहम्मद अली ने 1920 में उसी के जरिए से आगे बढ़ाया काम को और जामिया मिलिया एस्टेब्लिश हो गया। तो वो किस सिटी में ये वाला आजाद स्कूल्स का जो आगाज हुआ था इस्लाम का, आप लोग आसानी से कर पाएंगे। लखनऊ है क्या मैम? जामिया किससे निकल कर आई है? जामिया एक यूनिवर्सिटी है जो एक यूनिवर्सिटी के अलीगढ़। अंडर चल रही थी, वेरी गुड, एमयू में चल रही थी ना, वहां से प्लान हुआ कि एक यूनिवर्सिटी दिल्ली में लाई जाए, तो उसका एक ब्रांच की तरह चल रहा था, उसको उठा के यहाँ लाया गया, सबसे पहले करवल बाग में, फिर करवल बाग से शिफ्ट हुआ शाहीन बाग में, फिर वहां पूरी पूरा बाकायदा यूनिवर्सिटी बन गई, ठीक है। तो ये अलीगढ़ की मतलब एक पैदावार के तौर पर है, हिस्ट्री ट्रेस करते हैं तो हम वहां जाते हैं। ये इसका काम देखना है आप लोगों ने, NHERC NAC HEDC GEC, इसको सबसे इजी है, ट्रेस कर दीजिए, कहाँ से जाएंगे आप लोग। NAC एक्रेडिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन रहेगा। ठीक है, B का 1 और B का 1 2 में आ रहा है। GEC क्या था, फुल फॉर्म्स याद करेगा तो कर पाएंगे आप लोग। ग्रेडिंग था। NHERC इजी है। NACRC नेशनल हायर एजुकेशन है वो तो, रिसर्च होगा वो। और ए का फंडिंग होगा। A का फंडिंग होगा, अच्छा। एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग देख लीजिए आप, ये रेगुलेशन जा सकता है, जनरल में जा रहा है तो ये रेगुलेट करेगा। HEGC ग्रांट एजुकेशन, ग्रांट GEC ग्रांटिंग करेगा। हाँ, GEC का फुल फॉर्म बोलिए। ग्रांट एजुकेशन, जी का ग्रांट हो सकता है। क्या है, काफी गायब हो गए। हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन C4 होगा शायद। एकेडमिक स्टैंडर्ड ये हो सकता है आपका, क्योंकि ये HEG करिकुलम पे काम करेगा। C का 4 होगा फिर। C का 4 होगा, ये वाला जाएगा। A का 3, B का 1, C का 4 फंडिंग, HEDC ग्रांट कमीशन, GC से ग्रांट कमीशन ट्रेस किया आपने, वेरी गुड, फंडिंग हो गया, बस बन गया यहाँ से। GC जो करिकुलम के लिए, ये स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड सेटिंग और करिकुलम सेटिंग के लिए। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग NCVET अभी पढ़ाया आपको, इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, UGC, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल स्किल डेवलपमेंट डेवलपमेंट, एंड इंटर्नशिप। ये इस तरह के सारे इसी के अंडर आते हैं, ठीक है। NCVET का ब्रीफ देख लीजिएगा, ये हम कर चुके थे ऑलरेडी, ये भी हम कर चुके थे।
ये द इम्पोर्टेंट सजेशन ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन अपॉइंटेड बाय लॉर्ड कर्जन वर, इसके रिकमेंडेशंस बताने। नहीं, ये तो नहीं होगा। Recognizing to new colleges to be स्ट्रिक्ट given under stringent rules, stringent rules के अंडर दे दिया जाए न्यू कॉलेजेस। स्ट्रिक्ट होगा ना। हाँ स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स। हाँ बिल्कुल। टीचिंग वर्क शुड बी स्टार्टेड इन द यूनिवर्सिटीज, टीचिंग का काम यूनिवर्सिटी से। द क्वालिटी ऑफ टीचिंग शुड बी मेंटेन्ड, क्वालिटी को मेंटेन किया नहीं जाए। होगा। अच्छा, वोकेशनल एजुकेशन को लिमिट कर दिया जाए, लिमिटेड कर दिया जाए। नहीं, लिमिट तो नहीं करने की बात और हुई इसने थी। कहा था कि हेडटॉक कमेटी बनाई जाए, क्या इसने कहा था कि हेडटॉक कमेटी बनाई जाए? हाँ, तो कमेटी नेशनल, यस मैम। हाँ तो इसका ठीक होगा सजेशन था मैम। कि हेडटॉक कमेटी बनाई जाए। लॉर्ड कर्जन तो कमिटी, यस ये लॉर्ड देखिए, ये कर्जन। लिमिटेड से चला गया और इसका कोई इसने कमीशन, इसके कमीशन इसमें नहीं बना था हेडटॉक। वो तो कोई इसके हेडटॉक की डिटेल में हमने देखा ना कि क्यों बनाया गया था। मकसद पे जाइए, एम पे जाइए तो आप पकड़ लेंगे। इसका कमीशन वो नहीं था। लॉर्ड को नहीं देखना आपने, इसको देखना। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की बात कर रहे हैं। क्या बट इस ये वाली कमेटी बनी थी किसी के रिकमेंडेशन पे, लेकिन इसके भी रिकमेंड? नहीं बने थी। ये तीन असल में ये भी स्ट्रिंजेंट रूल्स क्यों निकाल रही हैं आप, ये बताइए। आप पहले इसको क्लियर करूंगी फिर आगे बढ़ूंगे। ताकि मेंटेन करे। हाँ तो आपने इसको निकाल दिया था ना। इवन हाँ, कि एक खास उसूल कायदे के जिम्मे में तो लाएंगे तभी तो तालीम अच्छी होगी, और ये हमेशा मकसूद होता है, नहीं क्योंकि मैं बगैर। समझी थी कि क्योंकि तालीम ज्यादा करना है तो यूनिवर्सिटी ज्यादा करेंगे तो फिर पढ़ाई भी ज्यादा होगी। अच्छा, वेरी गुड। वो आपने अच्छा लॉजिक लगाया, लेकिन ये था कि आप उसको बेहतर करेंगे, मेयारी भी तो लाना है, स्टैंडर्ड भी तो बनाना है। तो उसके लिए वो कुछ अच्छे रूल्स होने चाहिए, रिक्वायर्ड रूल्स होने चाहिए। ठीक है, रेगुलेशन उसूल ज़ाब्ते की बात है तो हमारा ABC ठीक है असल में। तो टीचिंग वर्क शुड बी स्टार्टेड इन यूनिवर्सिटीज, मतलब स्कूल की बात, हायर की बात है ना, यूनिवर्सिटी कमीशन है ना ये। ठीक है। यूनिवर्सिटी कमीशन की बात की है ना, तो इसे यूनिवर्सिटी की बात की होगी। इसका ये मतलब नहीं, हम लोग जो नेगेटिव समझ रहे हैं ना कि पीछे नहीं होना चाहिए, वो मत लीजिए। इसका बस एक अपना पॉइंट है कि आपको इस पे काम करना चाहिए। ठीक पता है। नहीं पेन को क्या हो गया। What happened to it? 1997 द यूनियन गवर्नमेंट प्लेस हायर एजुकेशन अंडर द कैटेगरी ऑफ, ये एक अहम सवाल हो सकता है और बहुत जरा मुख्तलिफ भी है। नॉन मैरिड गुड, प्रायोरिटी गुड, स्टेट गुड, सेकेंडरी गुड। गुड का मतलब होता है सामान। जब भी कोई मुल्क काम करता है वो लिस्ट तैयार करता है कि ये वाली जो चीज है ये स्टेट की गवर्नमेंट की लिस्ट में, गुड की लिस्ट में रहेगी या सेंटर की गवर्नमेंट या कुछ कौन करेंट में। तो ये किस 97 में एक तब्दीली आई थी और उस गवर्नमेंट ने एजुकेशन को प्रायोरिटी हो सकता। और प्रायोरिटी। बाकी बताइए बाकी लोग। मैम प्रायोरिटी है। अच्छी बात है। क्योंकि इम्प्रूव मतलब हाई एजुकेशन को बढ़ाना था तो उसको प्रायोरिटी देना था, तो हो सकता है उसको सेकेंड हो सकता है बट प्रायोरिटी इज बेटर। सोचिए मजीद, मैं दोबारा और टाइम दे रही हूँ। नॉन मैरिड गुड में इसने इसको डाला था। अब आप लोग मुझे बताएंगे नॉन मैरिड गुड का मतलब। मेरिट। नॉन मेरिट मतलब पॉइंट्स ना। मैरिड गुड बता दीजिए। बेसिक यही नीड्स। जो मैरिड गुड्स का मतलब होता है वो चीजें जो पॉजिटिव जिसको लेते हैं हम, ठीक है। तो इसके लिस्ट बनती है कि मुफीद चीजें हैं। और जो नॉन मैरिड होती है, बगैर मुझे लगता है कि नॉन का टर्म नहीं आना चाहिए, मैरिड गुड में आया होगा। लेकिन लफ्ज मैरिड वाले जो कैटेगरी है ना, जो क्या बोलते हैं डिवीजन है ना, उसमें आया था। मेरे हिसाब से नॉन बिल्कुल नहीं, लेकिन यही है। 97 में बात की थी इसने, मैरिड गुड में डाल दिया था उसको।
नॉन मेरिट भी हो सकता स्टेट गुड तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि कॉन्करेंट में हम जा चुके हैं, सेकेंडरी हो ही नहीं सकता, प्रायोरिटी इसमें नहीं टर्म यूज करते हैं, नॉन गुड या गवर्नमेंट स्टेट या कॉन्करेंट या फिर नॉन मेरिट या मेरिट गुड होता है। अच्छा ये तो आपका राइट, वर्ड द करेक्ट कोरोनिका और फॉलोइंग कमीशंस एंड कमिटीज इन हायर एजुकेशन इन इंडिया। इसके कोरोनिका फिर से तरतीब बताने आपको, कौन कब बना है उस हिसाब से तरतीब दें। Sergeant, Sergeant, Sergeant. मैम मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या हो गया, मैं मेरे रीशेयर करूं? नो मैम, मेरा मेरा वाईफाई शायद काम नहीं, अभी फिर से हो गया था, बंद हो गया था। अच्छा पता नहीं क्या, मैं आपको दिख रहा है हाजरा? हाँ मैं मैम, पढ़ मेरे दे को नजर आ मैं पढ़ देती हूँ, आपको तरतीब देना है कौन सबसे पहले है कौन सबसे बाद में है। सार्जेंट प्लान है पहला हमारी लिस्ट में, हार्टॉग कमेटी है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, हंटर कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। बहुत आसान है सबसे पहले वाला, बहुत इजी है। इंडियन यूनिवर्सिटी। वेरी गुड, आगे मैम चलिए। Sergeant. ये फर्स्ट आ गया तो सेकंड वाला हो जाएगा ना मैम फिर? ई फर्स्ट आ गया तो सेकंड वाला हो गया, लेकिन आप कुछ डेट रिकॉल कीजिए। 100% श्योर? इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन मतलब यूनिवर्सिटी कमीशन ये सबसे राधा पहले बना था ना आजादी के बाद। राधा नहीं कृष्णन है नहीं नहीं, ये सब उसके पहले का है, फिर इंडिपेंडेंट है। अब आप सबकी ये डेट्स बताइए जो मैंने आप लोगों को बता रखी है। हंटर कमीशन तो उससे पहले आया था ना मैम, तो इंडिपेंडेंस से पहले आया ना ये वाले तो। हंटर कमीशन अभी तो पीछे गुजरा था, बताया तो है, बताइए बोले, अभी पीछे बात किया हमने 82 83 की। 82 में है मैम वो। हाँ, हार्टॉग कमेटी हाँ तो पता नहीं। ट्राई करेंगे, मैं बताऊं। ठीक है सार्जेंट ठीक प्लान है, नहीं डरेगा मैम। ये आजादी से जस्ट पहले था और लास्ट हम पढ़ते हैं, बताइए क्या था, लास्ट पढ़ते हैं प्री इंडिपेंडेंस में, इजी है। 45। 3 साल पहले, बस 44 45 में वो आया था, 1 साल पहले, एआईसीटी से 1 साल पहले। ठीक है, अगला 2 बच रहा है। कलकत्ता, नहीं इंडियन यूनिवर्सिटी तो अभी कमीशन पीछे आएगा। गुजरा है, अभी तो गुजरा है एक्ट जो बना था, इसके बाद फिर 45। अच्छा क्या है 45 कलकत्ता। 45 के बाद जाएगा शायद। कलकत्ता जी की बात है। मैम, आई एम नॉट वेरी गुड एट डेट्स, विद डेट्स सेम ईयर, ट्राई करें। डेट्स। इसको आप कुछ और भी तो नाम देते हैं ना, 2 नाम है इसका, याद आया? मैं नाम बताऊं, सैटलर, अब बताएं। 17 29, ये तो सबसे पहले तो ये चला गया हंटर, ये डी हो जाएगा, ये 82 में चला गया ना, 18 ही में चला गया तो इसलिए डी। 1902, वो तरतीब चेक कर ले आप लोग। फिर हंटर आना चाहिए ना मैम। क्यों, सबसे पहले हंटर आया ना, सबसे फर्स्ट पे हंटर 18 में ही है, जी फिर 1902, 17 29 44, मतलब ई सी बी ए, वही है, ई सी बी ए। जी जी। हाँ नोटेड, ये तो हमारा पीछे गुजरा, अभी क्लोजर कर चुके थे हम कोठारी के रिकमेंडेशंस। हाँ, द रामामूर्ति कमेटी रिकमेंडेड दैट एडमिशन टू हायर एजुकेशन मस्ट बी सिलेक्टिव। मैंने पहले आंसर ले लिया इससे कि हायर एजुकेशन में जो एडमिशन होता है वो सिलेक्टिव होना चाहिए, ये रामामूर्ति रिव्यू कमेटी ने बोला था। In the early days, the pioneer Indian universities neglected the teaching of modern Indian languages. यानी जो आला दर्जे की हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज थी उसने मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस को
पढ़ाने को नजरअंदाज कर दिया था। 62 में अलेक्जेंडर ग्रांट डायरेक्टर ऑफ पब्लिक रिसर्च सजेस्टेड एबोलिशन ऑफ ऑल मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस फ्रॉम ऑल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस बट द सजेशन वाज नॉट एक्सेप्टेड। बताया समझ आया? एक्सप्लेन करूं दोबारा? मतलब अलेक्जेंडर ग्रांट 1862 में जो था डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन थे ये, उन्होंने सजेस्ट किया था कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस को हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम से खत्म कर दिया जाए, हटा दिया जाए। जैसे अभी भी हमें एग्जाम में होता है, सब जबान में होता है, लेकिन इस सजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया था हमने, उनकी बात नहीं मानी गई। जी सही लग रहा है। फिर से बोलिए। और वन टीचिंग ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस को नजरअंदाज किया था। क्यों? कैसे समझिएगा आप? क्योंकि अर्लियर शुरू के फेज में, क्योंकि आपको पता है कि सबके स्पेसिफिक जबानें थी, प्राकृत था, पाली था, संस्कृत था, ये सब स्पेसिफाई था ना। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया। नेग्लेक्ट किया था उन्होंने, वो तो अपनी अपनी जबाने के साथ बाउंड थे। तो 1 करेक्ट है और 2 इनकरेक्ट है। इन्होंने ऐसा कोई सजेशन या तो नहीं दिया है या फिर नहीं दिया। नेग्लेक्शन की बात नहीं की 62 में, क्योंकि उस टाइम तो मॉडर्न जबानें पढ़ाई नहीं जा रही थी। 62 तक तो पर्शियन या फिर संस्कृत या फिर वो सब स्पेसिफिक था, सारी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस पे काम नहीं हो रहा था। समझ गए? जी। द सैटलर कमीशन रिकमेंडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज में क्या होना चाहिए? कोर्ट के उन्होंने सजेस्ट किया था कि कोर्ट होना चाहिए। ये आखिरी क्वेश्चन था। ये खत्म हुआ। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि जो बच रहा था वो मेरी रिसर्च के बाद मैंने आपको वो सारी स्कीम्स भी दी हैं, लेकिन मैं फिर मशवरा देती हूँ, कभी भी उस पर रिलाई नहीं करी। बीच में कभी लगे कि ये चीजें स्किप हो गई है, कुछ नहीं पढ़ाया है, तो आप बताइएगा, हम उसको कर लेंगे कहीं भी रिविजन सैटरडे संडे। और एक बात थी कि यूजीसी एक्ट 2018 बहुत अहम है रिसर्च के पर्सपेक्टिव से। ये मैंने क्वेश्चन पेपर्स देख के अंदाजा लगाया, तो मैं आपको बता देती हूँ। अब आएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन 23 में बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक ही साल के एक ही सेशन में बहुत क्वेश्चन हुए हैं रिपीट। ये सब रिसर्च से बता देते हैं। ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई एक भी पहलू से उसको छोड़ा है। बाकी कुछ आप लोगों को लगे और सजेशन है तो मुझे बताएं प्लीज। जी।